नमस्कार स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का पर फिर से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम साइंस टेक के लिए स्पेशल जो बूस्टर RS 365 चला रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने करंट की एक क्लास ले ली थी, सेशन किया था पहले, इससे पहले। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें हमारे जो साइंस टेक में सबसे ज्यादा वेटेज जिन क्वेश्चन का है, पहली बात। और दूसरी बात, जो क्वेश्चन संभावित ज्यादा है आने के लिए, और वो क्षेत्र जैसे स्पेस से क्वेश्चन आते ही आता है। ठीक है, अंतरिक्ष से, नेवी से आते ही आता है। ठीक है, डिफेंस से आते ही आता है। तो ऐसे, ठीक है, वायुसेना से भी आते ही आता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, ये लो हैंगिंग फ्रूट है, इनको हमें पहले पकड़ना है। बायोटेक्नोलॉजी में हम देखेंगे। ठीक है, और फिर हम संचार के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे भी वो भी क्वेश्चन ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम में डायरेक्टली। तो हमें उन चीजों के पीछे नहीं भागना है जो बिल्कुल ट्रेडिशनल चीजें हैं, पहली बात तो। ठीक है, क्योंकि समय कम है, एग्जाम को सिर्फ 60 से 70 दिन है, उसमें हम अब उन चीजों को कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बायोलॉजी को भी हमें इतना फोकस नहीं करना है। बायो में भी हमें कौन सा पोर्शन पढ़ना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम लगभग 5-10 लेक्चर के बीच में लेक्चर ले लें साइंस के। ठीक है, जिसमें हम जो सबसे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आने वाले टॉपिक हैं, उनको कवर कर लें। तो दोस्तों, मैं आज जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है स्पेस। अंतरिक्ष से संबंधित जितना भी बेसिक्स हैं इसमें, वो भी मैंने शामिल कर लिया। और साथ में इससे संबंधित जितना भी करंट संभावित है जो बन सकता है, इससे बाहर नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो ठीक है, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बात यह है कि ये चीजें जो हैं वो आसान नहीं होती। हम इतनी मेहनत करते हैं और आपका सपोर्ट भी अब धीरे धीरे मिल रहा है। लेकिन मैं बता देता हूँ, बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशन है अपने पास, कोचिंग है, वो इतना अब एफर्ट नहीं लगा रही है फिलहाल। ठीक है, अभी जरूरत है, सब बच्चों को जरूरत है। ये पीटी ऐसा सेशन है ना, पीटी जो है अभी आ रहा है नजदीक है हमारे, तो इसमें जो स्पेशल ये जो क्लासें होती है, वो क्लासें लेने से क्या फायदा होता है, लास्ट टाइम में आपको एक बूस्टअप मिलता है। तो बूस्टअप क्लास है, इनको बूस्टअप क्लासों की तरह ही लीजिए। ठीक है, और एक्स्ट्रा टाइम में जो भी आपको मिलता है, उस समय इसको पढ़िए आप। ठीक है, शुरू करेंगे आज की क्लास। उससे पहले हम थोड़ी सी और बात कर लें कि हमें स्पेस क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो स्पेस में जनरली क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है आरएस में, वो ये है कि एक तो वो कोई सा सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का नाम दे देगा, जैसे पीएसएल भी हो गया, जीएसएल भी हो गया। ठीक है, और उसका लिंक दे देगा किसी सैटेलाइट से, तो वो मैच करना, वैसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि या तो फिर ऐसा कोई पूछ सकता है जो लेटेस्ट मिशन है। ठीक है, अंतरिक्ष में अनुसंधान के लिए कोई मिशन छोड़ा है, जैसे मंगल था पहले, तो मंगल अब समाप्त हो चुका है लगभग। ठीक है, तो अभी अभी रिसेंट में वो 8 साल पूरे करके वो हटा दिया गया है, मंगल मतलब कनेक्शन खत्म हो गया हमारा उससे। उसी तरह हमारा चंद्र मिशन है। ये मिशन जो होते हैं, ये फ्लैगशिप मिशन होते हैं। फ्लैगशिप का मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इन मिशन पे फोकस करना होता है हमें वैसे। तो हम इन सबको कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। और मैं आपको बाद में ये बात बता रहा हूँ कि इसके बाद में भी हम जैसे डिफेंस और ये जो मतलब ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आना संभावित है ज्यादा, उनको हम कवर करेंगे। आज का लेक्चर आपको शायद अच्छा लगेगा, और बहुत ही एफर्ट लगाया मैंने। तो इसको पूरा देखिएगा, इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमें देखना है यहाँ पे, वो ही देखना है कि कोई भी जो उपग्रह होता है, ठीक, कोई सैटेलाइट जो होता है, एक्चुअल में कोई भी जो सैटेलाइट होता है, उसकी क्या होती है, कक्षा होती है। यानी मैं सिंपल सी बात करूं आपको, जैसे भारत कोई सैटेलाइट छोड़ेगा, ठीक है, तो वो पृथ्वी से किस रेंज पर छोड़ रहा है। मतलब आपको मैं कहना चाह रहा हूं यहाँ पे
कि यहाँ देखिए जरा, मैं ये कह रहा हूं कि यार ये हो गई अपनी अर्थ। अब इस अर्थ से हम कोई सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट जो होता है वो या तो पृथ्वी की निम्न भूकक्षा में जाएगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, या वो मध्य भूकक्षा में जाएगा, मियो, जिसे हम मध्य भूकक्षा कहते हैं, ये निम्न भूकक्षा होती है। इससे ऊपर जो होती है वो उच्च भूकक्षा होती है, हियो। तो सैटेलाइट जो छोड़ा जाएगा वो किस कक्षा में छोड़ा जाएगा, ये कैसे डिसाइड होता है, कौन से सैटेलाइट किस कक्षा में छोड़े जाते हैं, इन सबको हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो बेसिक्स देखना चाह रहे हैं वो देखना चाह रहे हैं कि इन उपग्रह जो छोड़े जाते हैं इनकी कक्षाएं होती है, तो वो कक्षाएं कौन कौन सी है, ठीक है। तो वो हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं आपको, तो जो सबसे पृथ्वी के नजदीक जो कक्षा होती है उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं निम्न भूकक्षा। पृथ्वी के सबसे जो नजदीक कक्षा है उसको हम बोलते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट या निम्न भूकक्षा। इस निम्न भूकक्षा की हम मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसकी जो ऊंचाई होती है, इस कक्षा की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। वो होती है लगभग 200 से 2000 किलोमीटर तक। देखो ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, 200 160 भी बोलते हैं आप। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब कि उपग्रह को अगर आप छोड़ रहे हैं और लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ना चाह रहे हैं, तो लोअर अर्थ ऑर्बिट की जो हाइट वो कितनी है, कहां से कहां तक है, ये आपको पता होना चाहिए मेजरमेंट। 160 से या 200 से 2000 किलोमीटर की रेंज जो होती है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट कहलाती है, ठीक है। इस ऑर्बिट में और हम बात करनी चाहिए, इस ऑर्बिट में अगर मैं बात करूं आपको, इस ऑर्बिट में जो है वो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहीं पे स्थित है। मैं भी इस पे डिस्कस क्यों नहीं करना चाह रहा हूँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, क्योंकि ये अगली वाली स्लाइड में आ ही रहा है, चिंता नहीं करनी है, रुक के आराम से। मैं ये सोच रहा था ये जो पूरी क्लास है इसको इतनी इफेक्टिव मैनर में मिलूं कि बच्चे को बिल्कुल डाउट ही नहीं हो। पूरा अंतरिक्ष का जो ज्ञान है, ठीक है, बेसिक्स से लेकर करंट आज तक आपको लिया हूं मैं, ठीक है। और ये मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इफेक्टिव मैनर में समझ में आए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अभी शुरू ही किया हमने, सबसे पहले मैंने बताया आपको कि हम जब भी कोई सैटेलाइट, हमारा जो इसरो एक संस्थान है जो स्पेस में काम कर रहा है, ठीक है, उसकी स्थापना 1969 में हुई है। अब बस इसकी स्थापना पहले हो गई थी 63 में, हम इनको स्पार के नाम से था और फिर इसरो नाम दिया 1969 में। तो इसने सबसे पहले सैटेलाइट बनाए, फिर छोड़ने का सोचा, तो फिर इसने मेजरमेंट लिया कि यार कौन से सैटेलाइट किस कक्षा में हमें छोड़ने चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने हर एक कंडीशन को पहले रिसर्च किया कि हमारी आवश्यकता क्या है, और उस आवश्यकता के अनुरूप कौन सी ऊंचाई उपयुक्त है, उसी ऊंचाई पे हम सैटेलाइट छोड़ेंगे और उसी प्रकार का छोड़ेंगे। इस बात को समझ पा रहे हैं आप। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट जो होती है, जो सबसे निम्न नीचे की कक्षा होती है, ठीक है, इसकी ऊंचाई जो होती है वो 160 या 200 से 2000 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। और इसमें जो हमारा अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कनाडा, यूरोप और जो अपना रशिया है और फिर यूएसए है, इन कंट्रीज ने मिलाकर, इन कंट्रीज ने यहाँ पे फंड या वित्त दिया है, पैसा लगाया है, और इन्होंने बनाया एक सिस्टम जो वहीं पे यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है, और इसमें लोग रहते हैं वहां पे, घर है एक तरह से, ठीक है। तो वो भी 400 किलोमीटर की हाइट पे है, तो वो लियो में ही है। दूसरी बात, हबल टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप जो है वो भी यहीं पे है, ठीक है। अब हबल टेलीस्कोप की जगह जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ले ली है, तो ये बाद में बात करेंगे हम इसे। तो इस तरह से हमें
छोटी छोटी बात समझ में आ गई। और एक बात जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मैं खाली स्लाइड में आपको कवर करवाता हूँ कि जो सबसे पहले हम बात करना चाह रहे हैं वो लियो के बारे में करना चाह रहे हैं। लियो जो होती है इसको हम बोलते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट। पहला पॉइंट मैंने बताया, इसकी जो हाइट होती है ये 200 से 2000 किलोमीटर तक होती है। इसी हाइट पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्थित है। 24 घंटे में बहुत बार यानी मल्टीपल टाइम कोई सैटेलाइट जो होता है, कोई सैटेलाइट चक्कर लगा सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि यार लोअर अर्थ ऑर्बिट में कोई उपग्रह घूम रहा है, हमने वहां छोड़ दिया, यानी 200 से, इमेजिन कीजिए आप 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपने कोई उपग्रह छोड़ दिया, अब वो वहां पे चक्कर लगा रहा है। ठीक है, उसका जो आवर्त काल है यानी एक चक्कर लगाने में जो समय लग रहा है वो 90 से 128 मिनट ही लगते हैं। 90 से 128 मिनट ही लगते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हो गया कि वो पूरे दिन में यानी 24 घंटे में वो बहुत सारे चक्कर लगा लेगा। ठीक है, तो ये बेसिक्स है, इनको ध्यान रखना चाहिए। जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बात अब जो करने जा रहा हूं वो ये है कि जो ये वाली जो रेंज है हम जिसकी बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे सुदूर संवेदी उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह छोड़े जाते हैं। तो हमें एक और पॉइंट मिला, एक और पॉइंट हमें मिला, वो ये मिला कि जो लियो होती है, जो लियो होती है उसमें हम कौन से उपग्रह छोड़ते हैं? तो सुदूर संवेदी उपग्रह छोड़ते हैं। ठीक है, कौन से छोड़ते हैं? सुदूर संवेदी। इसका टाइम हम देखा था हमने 90 से लगभग 120, 128, 128 मिनट होता है। अब जिसको अभी तक लोअर अर्थ ऑर्बिट के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, अब उनको ये पता लग गया, आइडिया लग गया कि जो हमारी लोअर अर्थ ऑर्बिट होती है, ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट जो होती है उसमें क्या क्या काम होता है। तो यहाँ पे हम बात करें तो पहले तो इसकी हाइट की अगर मेजरमेंट करेंगे हम, हाइट मैंने आपको बताई। अब जिसने पहली बार पढ़ा है ना उसको हाइट देखनी है, तो हाइट कितनी हो गई? 200 से 2000 किलोमीटर की हाइट पे हमने छोड़ रखा है इसको। ठीक है, किस हाइट पे है ये? 200 से 2000 किलोमीटर की हाइट पर। किस प्रकार के उपग्रह छोड़े जाते हैं? तो सुदूर संवेदी उपग्रह यहाँ पे छोड़े जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं सुदूर संवेदी उपग्रह क्या होते हैं। ठीक है, आप समझिए संवेदी क्या होता है। संवेदी यानी सेंस करना। मेरे पास एक मौसम्बी है, ठीक है, और मेरे आंखों के ऊपर किसी ने पट्टी बांध दी और फिर मुझे हाथ में मौसम्बी पकड़ा दी उसने कि भैया ये क्या है आप बताओ, तो मैं उसको टच करके फील कर रहा हूँ, संवेदन कर रहा हूँ, वही होता सेंस। तो वो मेरा सेंसरी ऑर्गन है मेरे अंदर, मेरे शरीर में सेंसरी ऑर्गन है, सेंस कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सेंस कर रहे हैं कि मौसम्बी में बता दूंगा, एक्यूरेसी कितनी रहेगी वो कोई महीना नहीं लगता, मैं बता दूंगा, तो संवेदन उसको कहते हैं। लेकिन वो संवेदन मैंने टच करके फील किया, मौसम्बी को मैंने फील किया, वो तो मैंने टच करके फील किया। यहाँ जो बात हो रही है ये प्रकार जो है संवेदन का, वो कैसा प्रकार है? तो वो यहाँ जो है सुदूर संवेदन हो रहा है। दूसरी बात क्या हो रही है, यहाँ पे जो संवेदन हम कर रहे हैं वो सुदूर कर रहे हैं। तो ये जो उपग्रह होते हैं इनमें क्या होता है, ये अलग अलग तरंगे, ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ की तरंगे होती है। ठीक है, उनका जैसे हम बात करते हैं ना, गामा रेज, एक्स रेज, ठीक है, दृश्य प्रकाश तरंग होती है, अवरक्त तरंगे होती है। इन तरंगों को यूज करते हैं ये सैटेलाइट। और ये क्या करते हैं, पृथ्वी पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पृथ्वी पर कोई जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उसको क्या करते हैं,
ये सेंस कर लेते हैं, टच करने की जरूरत नहीं है इनको, दूर से ही कर लेते हैं, सुदूर संवेदन उपग्रह ये जो उपग्रह होते हैं। तो जैसे इनका यूज कहाँ होता है, जैसे आपदा आई, ठीक है, जैसे बाढ़ आ गई या फिर अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, तो आपकी फसल चौपट हो गई, मान लिया, तो फसल चौपट हो गई, सरकार को कैसे पता चल रहा है, आप कभी सोचा होगा आपने, इन सैटेलाइट के माध्यम से पता चल जाता है। बात समझ में आई आपको, ये चीज होती है, ठीक है। और दूसरी बात मैंने आपको जो बताई दी है यहाँ पे कि इनका आवर्त काल कितना होता है, तो इनका आवर्त काल 90 से 128 मिनट होता है। अपन को लियो के बारे में यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट के बारे में दो तीन चीजें याद रखनी है। एक तो इसकी हाइट, आपको पता है, आप बोलेंगे अब मैं पे सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसकी हाइट 200 से 2000 किलोमीटर। किस प्रकार के उपग्रह छोड़े जाते हैं, सुदूर संवेदी उपग्रह क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसका जो आवर्त काल होता है यानी एक साइकिल जो पूरा होता है वो 90 से 128 मिनट के बीच में होता है। ये हमने बात की है लियो के बारे में, ठीक है। अब हमने इस कक्षा को बनाया था सुदूर संवेदन के लिए, लेकिन आजकल इसका उपयोग संचार के लिए भी हो रहा है, ठीक है, जो रेडियो संचार हो गया या फिर हमारा टीवी का संचार हो गया, उसके लिए भी हो ही रहा है। और साथ ही नेविगेशन सैटेलाइट जो हमारा नाविक है, ठीक है, वो तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसी तरह से कोई अन्य सैटेलाइट भी छोड़े जा सकते हैं यहाँ पे नो वन के लिए, ठीक है, उसके बारे में बात बात करेंगे। हमारा जो नाविक है वो तो सबसे ऊपर है, भूतुलिका कक्षा में है, 35,786 किलोमीटर की हाइट पे है वो। अब जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अब जो हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है, अब जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो दूसरी कक्षा है उसको हम मिडिल अर्थ ऑर्बिट भी कहते हैं, वही होती है ध्रुवीय कक्षा, ठीक है। इसकी हाइट कितनी होती है, तो हमने जो अभी तक देखा है, वो हमने अभी तक जो मेजर किया, हम 2000 किलोमीटर की हाइट पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, अर्थ से। अब हमें पहुंचना है उससे और ऊपर, तो वो कितना हो सकता है, वो उससे ऊपर कितना हो सकता है, तो वो हो सकता है 35,786 किलोमीटर, 35,786 किलोमीटर की हाइट पर हम जाना चाहेंगे अब, ठीक है। तो जो 35,786 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर से 35,786 किलोमीटर की जो हाइट वाली कक्षा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, देखिए, उसको हम बोलते हैं ध्रुवीय कक्षा, उसको हम बोलते हैं ध्रुवीय कक्षा या मिडिल अर्थ ऑर्बिट, मियो, ठीक है। इसका जो परिक्रमण काल हो रहा है वो 2 से 24 घंटे, उसका था 90 से 128 मिनट। अब हम कंपेरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं जैसे, ठीक है, इसको मैं पढ़ा के आपको फिर कंपैरिजन करवा दूंगा जैसे। तो जो ध्रुवीय जो कक्षा है, इसमें टाइम लग रहा है लगभग 2 से 24 घंटे के बीच का टाइम, मतलब कोई भी हो सकता है, क्योंकि हर सैटेलाइट की जो, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट से मतलब दूरी जो है वो कम ज्यादा है, उसके हिसाब से आवर्तकाल डिसाइड हो रहा है इसका, ठीक है। एक सेंटर में कोई पॉइंट होगा, उसका चक्कर लगा रहे हैं ना, तो कोई ज्यादा नजदीक होगा उसका आवर्तकाल कम हो गया, कोई दूर होगा उसका आवर्तकाल ज्यादा हो गया, इस तरह से कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हम बात करें, तो जो जीपीएस सिस्टम है हमारा, ठीक है, इस कक्षा में जो ध्रुवीय कक्षा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जीपीएस, जीपीएस, ठीक है, और ग्लोनास और गैलीलियो, ठीक है, ये तीन जो हैं ये नेविगेशन सिस्टम है। जीपीएस अमेरिका का है जैसे, ठीक है, ग्लोनास आपको पता ही होगा रशिया का है, ठीक है, और गैलीलियो है। इस प्रकार से ये जो है सैटेलाइट जिनका संबंध है नेविगेशन से, नौवहन से, वो सैटेलाइट यहाँ पे छोड़े गए हैं, इनका संबंध जो है वो नौवहन से है, नेविगेशन से है। तो ध्रुवीय कक्षा में नेविगेशन टाइप के सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, इनकी हाइट 2000 से 35,786 किलोमीटर तक होती है।
ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आई होगी। एक सेकंड वेट करिएगा, ठीक है। हम्म, तो हमने अभी तो डिस्कशन किया, उस डिस्कशन से क्या रिजल्टेंट आया उसका हम डिस्कस कर लेते हैं वापिस। तो मैंने आपको अभी तक जो चर्चा की वो एक तो मैंने, अब आप बोलेंगे, मैं सिर्फ यहाँ पे लिखने का काम करूंगा, ठीक है, आप ही अपने मन में बोलिए। एक मैंने बात किया लोअर अर्थ ऑर्बिट का, निम्न भूकक्षा का। दूसरा मैंने बात किया मध्य भूकक्षा का, और यहाँ ध्रुवीय कक्षा का। जो इसकी निम्न कक्षा होती है या लोअर अर्थ ऑर्बिट होती है, इसकी हाइट जो होती है वो हाइट होती है 200 से 2000 किलोमीटर। जबकि ध्रुवीय कक्षा होती है, इसकी जो हाइट होती है वो 2000 से 35,786 किलोमीटर। लोअर अर्थ ऑर्बिट में मुख्यतः कौन से उपग्रह छोड़े जाते हैं? सुदूर संवेदी। जबकि जो मिडिल अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है, इसमें 9 वहन सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, 9 वहन उपग्रह। एग्जाम्पल कौन से हैं? जैसे यूएसए का है जीपीएस सिस्टम। इनका जो आवर्तकाल होता है वो 90 से 128 मिनट होता है, और इसका जो है आवर्तकाल 2 से 24 घंटे के बीच में हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं बेसिक्स बेसिक्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, इन्हीं के बारे में आपको समझना है, ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट कक्षा होगी, हमने 2 लेयर पार कर ली। बात समझ में आ रही है आपको? हमने क्या किया, 2 लेयर पार कर ली। अभी तक जो हमने किया काम, उसमें हमने क्या किया, 2 लेयर पार कर ली, और हम अब पहुंच चुके हैं भूतुल्यकाली कक्षा में, ठीक है। भूतुल्यकाली कक्षा में हम पहुंच चुके हैं। हमने अभी तक यहाँ पे बात करें तो हमने 2 लेयर पार कर दी है, ये पहली वाली और ये दूसरी वाली। अब हम तीसरी लेयर में जा रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं भूतुल्यकाली कक्षा। भूतुल्यकाली कक्षा जो होती है वो 35,786 किलोमीटर से ऊपर जो होता है वो भूतुल्यकाली कक्षा होता है। तो ये हाइट बहुत ऊपर होती है, ठीक है, ये हाइट जो होती है वो होती ऊपर होती है। भूतुल्यकाली कक्षा की जो हाइट होती है वो 35,786 किलोमीटर होती है। इस ऊंचाई पर क्या होता है, पृथ्वी का जो, देखो, 2 ऑब्जेक्ट है, एक पृथ्वी है खुद और एक कोई सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट इस पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, इसको जो हम बोल रहे हैं परिक्रमण बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, परिक्रमण काल। क्योंकि ये पृथ्वी अपने आप में खुद घूम रही है, या फिर सैटेलाइट अपने आप में खुद घूम रहा है। तो अगर मैं खुद घूमूं ऐसे, तो मेरा ये परिभ्रमण काल कहलाएगा। लेकिन मैं किसी और के चारों तरफ घूमूं तो वो मेरा परिक्रमण काल कहलाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो पृथ्वी का परिभ्रमण काल है, यानी पृथ्वी खुद घूम रही है वो स्पीड, और कोई सैटेलाइट उसके चारों ओर घूम रहा है वो स्पीड, दोनों बराबर हो जाती है। तो हमें ये फील होगा कि पृथ्वी स्थिर है। उस सैटेलाइट का वीडियो कोई देखता होगा ना, इसरो वाला, तो वो देखता होगा पृथ्वी स्थिर है, उसे यही दिखेगा, विजुअल सारे स्थिर आएंगे आपके पास, ठीक है।
ये उपग्रह एक दिन में पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाता है। जब स्थिर ही है तो 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है, तो 24 घंटे में सैटेलाइट भी घूमता है। इसका जो मुख्य उपयोग होता है वो संचार में होता है। किसमें होता है? किसमें होता है बेटा? संचार में इसका मुख्य उपयोग होता है। इसका जो उपयोग होता है वो मुख्य रूप संचार में होता है, और नेविगेशन में भी किया जा सकता है। अब हमारे सामने जो रिजल्ट निकल के आया, अब हमारे सामने जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या आया? वो ही आया कि जो भूतुल्यकालिक कक्षा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जियो अर्थ ऑर्बिट। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 35,786 किलोमीटर। और इसमें कौन से उपग्रह छोड़े जाते हैं? संचार उपग्रह। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आपके क्लियरिटी हो गई होगी। कक्षा, उपग्रह की कक्षाओं के बारे में आपका जो डाउट था या कभी किसी ने नहीं पढ़ा, बिल्कुल न्यू कमर है, उसको समझ में आ गया होगा। तो हमारे जो पृथ्वी है उस पर अलग अलग कक्षाएं हैं। तो पृथ्वी से जैसे ऊपर जाएंगे सबसे पहले निम्न भूकक्षा आएगी। निम्न भूकक्षा की ऊंचाई 2000 किलोमीटर तक होती है, 200 से लेकर 2000 किलोमीटर तक, ठीक है। फिर उसके ऊपर कौन सी आएगी? तो उसके ऊपर आपको पूछे तो ध्रुवीय कक्षा, या फिर इसे मिडिल अर्थ ऑर्बिट भी कहते हैं। उसकी जो हाइट होगी वो 2000 से 35,786 किलोमीटर के बीच में होगी। फिर उससे ऊपर जाएंगे तो कौन सी आ जाएगी? भूतुल्यकाली या भूस्थितिक कक्षा, वो आ जाएगी। और सबसे जो ये भी अगर बात करें और समझने के लिए या फिर याद करने के लिए, रिमेम्बर करने के लिए, जितना मैं बोलूंगा उतना आपके दिमाग में वो चीज फिट हो जाएगी, तो आपके लिए अच्छा ही है। तो सबसे जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है, लियो है, उसमें कौन से प्रकार के उपग्रह छोड़े जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। और ये हाइट इंपॉर्टेंट है। उसमें छोड़े जाते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह। कौन से? सुदूर संवेदी उपग्रह। सबसे जो ऊपर मध्य की कक्षा जो है, मिडल अर्थ ऑर्बिट, उसमें 9 उपग्रह नेविगेशन सैटेलाइट छोड़े जाते हैं सबसे ऊपर। और जियो हम बात कर रहे हैं, भूतुल्यकाली जो कक्षा है हमारी 35,786 ऊपर, वहां पे संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं। लेकिन ये तो हमने जब आरंभिक स्थिति में थे तब हमने डिसाइड किया था कि इसमें यही छोड़ना चाहिए। लेकिन आज हम इतने एडवांस हो गए टेक्नोलॉजी में कि किसी भी कक्षा में कोई सा भी उपग्रह छोड़ने में सक्षम है। इस बात को भी ध्यान रखिए। लेकिन ये तीन जो बेसिक है, मूलभूत आधार जो है, मूलभूत, वो ये तीन सैटेलाइट, तीन प्रकार के सैटेलाइट कहाँ कहाँ छोड़े जाते हैं, इसको तो याद रखना ही है आप। अब ये भू स्थिर कक्षा जो होती है, ये भी जो हमने पढ़ी है 35,786 किलोमीटर से ऊपर की कक्षा, उसी का एक प्रकार होती है। और यह भी पृथ्वी के तल के समानांतर होती है, ठीक है। यहाँ से पृथ्वी जो होती है वो सापेक्ष उसके स्थिर दिखती है। इसमें भी इस इसका जो उपयोग हो रहा है वो नौ के लिए हो रहा है और सुदूर संवेदन के लिए हो रहा है। मैंने कहा ना, टेक्नोलॉजिकल हम इतना एडवांस हो गए कि हमने सारे रूल ब्रेक कर दिए, और करना भी चाहिए, ठीक है। तो संभव, हमने सब हर संभावना यहाँ पे क्रिएट कर दी कि अब संचार ही नहीं, नौवन भी जाएगा, सुदूर संवेदन भी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने है जियो, जो ट्रांसफर ऑर्बिट होती है। ये ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होती है बेटा? 2000 किलोमीटर नीचे होती है। किससे? इस भू स्थिर कक्षा से। जो 35,786 किलोमीटर की एक हाइट की भू स्थिर कक्षा है या भूतुल्यकाली कक्षा है, उससे जस्ट 200 किलोमीटर नीचे की एक कक्षा होती है, उसे बोलते हैं जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। 200 किलोमीटर नीचे होती है। देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जैसे ये है भू स्थिर कक्षा है यहाँ पे, ये वाले, ठीक है। इसके जस्ट 200 किलोमीटर नीचे जो है, 200 किलोमीटर नीचे कौन सी कक्षा होगी आपको मिलेगी? वो आपको जियो ट्रांसफर ऑर्बिट मिलेगी। कोई सा भी सैटेलाइट जब भी आपको भूतुल्यकाली कक्षा में यानी 35,786 किलोमीटर को पार कराना है, तो आपको सबसे पहले आपको कहां भेजना पड़ेगा? इस जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजना पड़ेगा। फिर यहां से वो वहां जाएगा, ठीक है। हमने कक्षा की बात कर ली, ठीक है, हमें कक्षा भी समझ में आ गई, और आना भी चाहिए। आशा करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। अभी तक की जो हमने डिस्कशन हमने किया, और इतना बार मैं बोल चुका हूं उसको, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमें जो डिस्कस करना है, अब हमें डिस्कस करना है कि आपने कक्षाएं निर्धारित कर ली, ठीक है। मैं एक इसरो का साइंटिस्ट हूँ, थोड़ी देर के मान लीजिए आप, ठीक है। मैं इसरो का साइंटिस्ट हूँ, और मैं ऐसा साइंटिस्ट हूँ जो पॉलिसी मेकिंग करता हूँ। इसरो में पॉलिसी मेकिंग करने का काम करता हूँ, ठीक है। तो मुझे
बोला गया कि भाई साहब आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कक्षाएं कौन सी हैं, कितनी प्रकार की हैं, और कौन सा सैटेलाइट किस कक्षा में छोड़ना चाहिए। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? लियो है, मियो है और हियो है। कौन कौन से सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो भी आपको समझ में आया। सबसे पहली वाली में सुदूर संवेदन, दूसरी में आप नेविगेशन सैटेलाइट छोड़ रहे हो, तीसरी में आप संचार छोड़ रहे हो। अब सब रूल ब्रेक कर दिए क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो गए समय के साथ। ठीक है, ये डिसीजन हो गया। तो मेरी पहली पॉलिसी, पहली प्रायोरिटी जो डिसाइड हुई वो ये हुई कि कक्षाएं निर्धारित कर ली मैंने। दूसरी बात, फिर मैंने एक सैटेलाइट भी बना लिया। मेरे पास टेक्नोलॉजी थी, उधार भी ली, किसी उधार ले ली, बना लिया टेक्नोलॉजी। मेरा अब मेरे पास क्या तैयार है? मेरा सैटेलाइट तैयार है। मेरा सैटेलाइट तैयार है और उसको लॉन्च करने के व्हीकल भी मैंने तैयार कर लिया, रॉकेट भी मेरा तैयार है। एक तो मेरा कंटेंट, एक तो मेरा कंटेंट जो मुझे वहां भेजना है, उपग्रह, वो कंटेंट। यानी जैसे मेरी बात सुनो, आपके घर में टीवी के सिग्नल प्रॉपर आते हैं ना, और वो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ भी है, तो उसको भेजा है अंतरिक्ष में, तो वो हमारा कंटेंट है। क्यों कंटेंट बना? क्योंकि उसका यूज है, यूटिलिटी है उसमें, वो में संचार प्रदान करता है। और उसको भेजने वाला जो वाहन है, ठीक है, वो वाहन क्या है? रॉकेट है। बात समझ आई? इस रॉकेट और सैटेलाइट में आपको अगर अंतर समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, यूं समझिए कि आपको डेस्टिनेशन में टमाटर लेके जाते हैं, आजकल टमाटर बहुत महंगे हैं वैसे भी, टमाटर लेके जाने हैं, ठीक है, तो टमाटर आपका कंटेंट है, सैटेलाइट वो टमाटर है, और जो गाड़ी उसको लेके जा रही है वो रॉकेट है, वो ट्रक वो रॉकेट है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? तो अब इस रॉकेट को ऊपर भेजना है मुझे अंतरिक्ष में, तो वैसा ट्रक या गाड़ी बिना डीजल के चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। उसी प्रकार जो रॉकेट होता है, जो हमारा सैटेलाइट, जो हमारा टमाटर लेके जा रहा है, उसको भी तो फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। उसके फ्यूल को हम क्या कहते हैं? उसको, उसके फ्यूल को हम प्रोप्यूलेंट कहते हैं, प्रोप्यूलेंट, प्रणोदक कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? प्रणोदक कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब जो प्रोप्यूलेंट होता है या प्रणोदक होता है, इसमें सिर्फ इस बात पे फोकस करना पड़ेगा आपको कि जो प्रणोदक होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो ईंधन होता है इसमें, और दूसरा इसमें ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकारक होता है। ऐसा क्यों भाई साहब? अरे यार सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई चीज जल सकती है क्या? आप बताओ। धुआं करेगी वो, भले फ्यूज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति जरूरी है, यानी ऑक्सीकारक होना जरूरी है। जब आपको फ्यूल का 100% यूज करना है तो आपको ऑक्सीकारक की जरूरत जरूर पड़ेगी। बिना ऑक्सीकारक के इस फ्यूल का यूज कुछ नहीं है। यानी मैं कह दूं कि ईंधन और ऑक्सीकारक दोनों अंतर्निर्भर है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, निर्भर है। ऑक्सीकारक नहीं होगा तो ईंधन कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बिना ब्रेक की गाड़ी, ठीक है, एक्सीडेंट करवाएगी। उसी तरह अगर ईंधन डाल दो और ऑक्सीकारक नहीं डालो तो सैटेलाइट जाएगा क्या? मुड़ के वापस आएगा, मुड़ के वापस आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो हम प्रणोदक किसको कह रहे हैं यहाँ पे? प्रणोदक किसको कह रहे हैं? प्रणोदक कह रहे हैं ईंधन और ऑक्सीकारक दोनों को संयुक्त रूप से प्रणोदक कह रहे हैं। ईंधन और ऑक्सीकारक दोनों को हम संयुक्त रूप से प्रणोदक कहते हैं। प्रणोदक जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक ठोस होता है, एक द्रव होता है, और एक क्रायोजेनिक स्टेज होती है। तीन होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक क्रायोजेनिक होता है, ठोस होता है, एक द्रव होता है। तीन होते हैं प्रणोदक, ठोस, द्रव और क्रायोजेनिक। अब हमें पढ़ना है कि जो ठोस प्रणोदक होगा उसमें ईंधन कौन सा होगा भाई साहब, और ऑक्सीकारक कौन सा होगा, ये भी तो आपको पता करना पड़ेगा। ये एग्जाम के आपके पीटी के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको आपको फोकस करना है, इसको आपको याद करना है, इसका आपको अमलगमेशन करना है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। देखिए जरा, ठोस प्रणोदक जो है इसमें ईंधन के काम में कौन आ रहा है, ईंधन के रूप में क्या कौन काम कर रहा है? एचटीपीबी, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन।
ये ईंधन के रूप में काम करता है। कौन से? ठोस वाले में। यानी मैं जो रॉकेट लेके जाऊंगा, उस रॉकेट में अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं। उस रॉकेट में क्या हुआ है बेटा? उस रॉकेट में अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं। किसी में मैंने ठोस फ्यूल भर रखा है और किसी में मैंने लिक्विड फ्यूल भर रखा है। ठीक है। तो ठोस प्रणोदक के रूप में, ईंधन के रूप में कौन काम आ रहा है? एचटीपीबी आ रहा है, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। और ऑक्सीकारक जो उसको जलने में सहायक होगा, जलने में सहायक होगा, वो कौन सा है? तो वो जो है अमोनियम परक्लोरेट है। कौन सा है बेटा? अमोनियम परक्लोरेट है। अमोनियम परक्लोरेट है। तो आपको समझ में आया कि हमने अभी तक जो पढ़ा है ठोस प्रणोदक के बारे में। ठोस प्रणोदक में ईंधन के रूप में एचटीपी काम आ रहा है और ऑक्सीकारक के रूप में अमोनियम परक्लोरेट काम आ रहा है। इसको गांठ बांध लो, याद कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। द्रव प्रणोदक की मैं बात करूं, द्रव प्रणोदक क्या होता है? तो द्रव प्रणोदक जो द्रव के रूप में, लिक्विड फॉर्म में, इसमें ईंधन के रूप में कौन काम आता है? इसमें ईंधन के रूप में जो काम आता है बेटा, इसमें जो ईंधन के रूप में आपके सामने काम आएगा, दिखेगा आपको, वो कौन सा होगा? वो अनसिमेट्रिक डाइमीथिल हाइड्राजीन। अनसिमेट्रिक डाइमीथिल हाइड्राजीन, मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं, यूडीएमएच। अनसिमेट्रिक डाइमेथिल हाइड्राजीन, यूडीएमएच। ऑक्सीकारक के रूप में कौन काम आएगा? नाइट्रोजन के परऑक्साइड। यहाँ पे अमोनियम यूज हो रहा था, ऊपर में अमोनिया यूज हो रहा था, ठोस में अमोनिया यूज हो रहा था ऑक्सीकारक के रूप में, यहाँ पे नाइट्रोजन हो रहा है। ठीक है। ठीक है। पर द्रव प्रणोदक में भी एक नया पेज आ गया सामने हमारे, कि इसमें भी दो स्टेज होती है, लोअर स्टेज होती है और एक अपर स्टेज होती है। अपर स्टेज में वापिस ईंधन चेंज हो जाता है, वहां पे मोनोमिथिल हाइड्राजिन होता है, एमएमएच, मोनोमिथिल हाइड्राजिन होता है, और ऑक्सीकारक के रूप में नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही होते हैं। अल्टीमेटली आपको ये समझ में आ रहा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही ऑक्सीकारक के रूप में काम आ रहे हैं। आप कभी ये तो कम से कम एग्जाम में आप थोड़ा सा सेंस होगा आप में, ये तो कम से कम गलती नहीं करोगे ना, ये गलती अब नहीं करोगे कि ऑक्सीकारक के रूप में नाइट्रोजन के ऑक्साइड के अलावा कोई सा ऑक्साइड लगा दो आप। ठीक है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही शामिल होंगे ऑक्सीकारक के रूप में। ये बात, ये गांठ बांध दो, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक मिल गया आपको कि सिंगल वे में आपको याद करना। तरीका क्या? कि आपको ऑक्सीकारक के रूप में अगर आपको पता है, तो वो ये याद रखना आपको कि, देखिए जरा, आपको देखिए, आपको स्लाइड दिख रही है प्रॉपर ना? आप सब स्लाइड दिख रही है आपको ना? ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको ये पता चल गया ना कि ऑक्सीकारक के रूप में आप कभी भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड को छोड़कर टिक नहीं करेंगे। दूसरी बात, ठोस प्रणोदक में आपको एचटीपीबी करना है। क्या करना है? एचटीपीबी करना है। और द्रव प्रणोदक में आपको यूडीएमएच करना है, और ईंधन के रूप में, और एमएमएच करना है। एमएमएच अपर स्टेज के लिए है, यूडीएमएच लोअर स्टेज के लिए है, ईंधन के रूप में। तो ये आपको बात समझ में आ गई? यहाँ पे हम जो चर्चा कर रहे हैं, अब जो, अब मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, मैंने आपको पढ़ाया अभी तक प्रणोदक। मैंने पढ़ाया प्रणोदक जो होता है वो ईंधन को और ऑक्सीकारक को मिलाकर बनता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? ठोस प्रणोदक भी होता है। ठोस प्रणोदक में आप यूज कर रहे हो एचटीपीबी, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पोला ब्यूटेडाइन, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड यूज कर रहे हो। इधर नाइट्रोजन के ऑक्साइड लिख लीजिए आप। ठीक है। यह आपको याद ही रखना है। तो इसमें आप अगर याद रखना ही चाहते हैं, तो आप याद रखिए, जैसे अमोनियम परक्लोरेट, अमोनियम, मैं हट जाता हूं। ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो अमोनियम परक्लोरेट। दूसरी जो स्टेज है, द्रव प्रणोदक। द्रव प्रणोदक में हम यूडीएमएच यूज कर रहे हैं एक तो, और एक ईंधन के रूप में हम अपर स्टेज के रूप में, ये लोअर स्टेज है,
और ये अपर स्टेज में हम यूज कर रहे हैं एमएमएच, मोनोमिथिल हाइड्रोजन, ये अपर स्टेज के लिए। प्लस हम यहाँ पे अमोनिया का कौन सा ऑक्साइड यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड यूज कर रहे हैं, और नाइट्रोजन पर ऑक्साइड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन, ठीक है, पर ऑक्साइड। और यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्साइड, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई ना? अब आपको क्या बात समझ में आई? अब मुझे आपको समझाना है, यहाँ पे थोड़ी सी बात करनी है जैसे मुझे। तो आपने सबसे पहले ये सीखा कि कक्षाएं और कक्षाओं के प्रकार आपने सीखे। फिर आपने मुझे बताया कि सैटेलाइट मैंने बना लिया, मैंने मेरा लॉन्चिंग व्हीकल रॉकेट भी बना लिया। फिर मुझे ईंधन की जरूरत पड़ी, ईंधन सीखा मैंने बनाना। सब कुछ मैं एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ वहां पे, एक पॉलिसी मेकिंग मेकर के रूप में काम कर रहा हूँ इसरो में, ठीक है। तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ। फिर अब मुझे, सब हाइपोथेटिकल बातें हैं, मैं नहीं हूं, ठीक है, वास्तविक रूप से नहीं हूं, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। फिर हमने क्या किया, फिर हमने उसका ईंधन बनाया। तो ईंधन में मैंने बताया कि प्रणोदक, प्रणोदक में दो चीजें होती है, एक ईंधन होता है, एक ऑक्सीकारक होता है। ईंधन के रूप में ठोस प्रणोदक में, अब प्रणोदक भी तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और क्रायोजेनिक। तो ठोस प्रणोदक में हम एचटीपीबी यूज करते हैं, जैसे आप देखिए एचटीपीबी यूज करते हैं, ठीक है। और अमोनियम परक्लोरेट ऑक्सीकारक के रूप में यूज होता है। द्रव प्रणोदक में यूडीएमएच और नाइट्रोजन के परऑक्साइड, और एमएमएच और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब आपको प्रणोदक के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप सोचते हो कि एक प्रणोदक बाकी है भाई साहब तक, वो सबसे फ्लेक्सिप है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो क्रायोजेनिक के बारे में हम सोचते हैं, क्रायोजेनिक, ठीक है। अब जो है हमारे सामने क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक के बारे में हम थोड़ा देखने वाले हैं। जो क्रायोजेनिक स्टेज होती है, क्रायोजेनिक जो फ्यूल है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है बेटा? वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है? यूं है कि भाई साहब अच्छे अच्छे ईंधन फेल हो जाते हैं। कब फेल हो जाते हैं? आप कभी लद्दाख के उस हाई एल्टीट्यूड पे गए हो क्या, गाड़ी लेके, बाइक लेके? वहां पेट्रोल काम नहीं आता आपकी गाड़ी में, पता है आपको? वहां पे आपको चाहिए एल्कोहल या ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट जो गाड़ी को वहां पे चला पाए, क्या आपको पता है? उसी तरह अंतरिक्ष में हम जाएंगे तो वहां पे कहीं पे हाई टेम्परेचर मिलेगा, कहीं पे लो टेम्परेचर मिलेगा, और इतनी सारा घर्षण अंतरिक्ष में, और वो आपको खत्म करेगा। और ईंधन जो होता है वो यूजेबल नहीं रहता। जिस तरह हम लद्दाख में जाते हैं, गाड़ी यूजेबल नहीं रहती, पेट्रोल वहां काम नहीं आता, उसी प्रकार अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहां पे आपका जो फ्यूल है, जो बेसिक फ्यूल है, आप ठोस और द्रव प्रणोदक के रूप में जिसे यूज कर रहे हैं, वो इतना इफेक्टिव मैनर में काम नहीं आएगा। तो क्रायोजेनिक स्टेज जो होती है, एक एक ऐसा ईंधन होता है जो उस माइनस माइनस के टेम्परेचर पे भी काम करेगा। इसमें क्या होता है, इसमें भी ईंधन के रूप में हम यूज करते हैं -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल हाइड्रोजन। अगर आप देख पा रहे हैं, आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर आप यहाँ पे, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे तरल हाइड्रोजन यूज हो रहा है ईंधन के रूप में। ईंधन के रूप में आपके यहाँ पे तरल हाइड्रोजन यूज हो रहा है, -253 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। और ऑक्सीकारक के रूप में यूज हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन, -183 डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में, ठीक है। दो स्टेज भी आपको याद रखनी है कि क्रायोजेनिक में भी ईंधन के रूप में यूज हो रहा है जो तरल हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर है वो -253 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि जो ऑक्सीजन है ऑक्सीकारक के रूप में, उसका जो टेम्परेचर है वो -183 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठोस, द्रव और क्रायोजेनिक स्टेज, ये तो याद ही रखनी है आप एग्जाम के लिए, ठीक है। आपने कक्षा पढ़ी, सैटेलाइट बना लिया, ठीक है, और आपने लॉन्चिंग व्हीकल भी बना लिया, बनाया। आपको मैंने अभी तक नहीं बताया, मैं बताऊंगा कब, इसके बाद में वो भी बताऊंगा।
आपको मैंने फ्यूल बनाना सिखा दिया, फ्यूल कैसे बनाते हैं। कक्षा कौन सी है वो बता दी। अब अपन जो पढ़ना चाह रहे हैं, तो भारत के कौन से उपग्रह प्रक्षेपण यान है भारत के पास, जो हमने बनाए, जो मैंने डेवलप कर रखे हैं, छिपा रखे हैं। अब मैं आपके सामने एग्जीबिशन कर रहा हूं, उसको दिखाना चाहता हूं कि मेरे पास ये उपग्रह प्रक्षेपण यान है, ये लॉन्चिंग व्हीकल है, ये मेरे पास रॉकेट है। देखो, उसका मैं आपको सामने एक प्रेजेंटेशन देना चाहता हूं। उसमें सबसे पहले मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मैं नया नया हूं, अभी तक सीख रहा हूं, तो क्या मैं कोई चीज सीखते हुए उतने इफेक्टिव मैनर में कर सकता हूं जितना मैं 15 साल 10 साल बाद कोई चीज बना रहा हूँ? फ्यूचर वाली बात नहीं। मैं 10 15 साल बाद ये सोचूंगा ना कि यार ये एसएलवी मैंने बनाया था, इतना तुच्चा बनाया था मैंने, क्या बनाया था यार, ये कचरा कचरा चीज थी। आज जो मेरे पास है, आज जो मैं बनाना जानता हूँ, उस चीज के कंपैरिजन में ये चीज तो कचरा थी, और हंसोगे आप उस चीज पे। लेकिन प्रारंभिक स्थिति में जब आप कोई इनोवेशन करते हो, कोई चीज सीखते हो, तो उसमें क्या होता है, आपका रिसर्च वर्क होता है। तो आप बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन करते हो, प्रयोग करते हो उस पर, तो वो ऐसी चीज बनती है, काम चलो चीज बनती है, जुगाड़ू वाली। इसी तरह से हमारा जो सबसे पहला जो प्रक्षेपण यान है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, जो सॉरी इसको बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। सिंपल सा नाम है इसका, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, एसएलवी। एसएलवी जो है, एसएलवी जो है हमारे भारत का, एसएलवी जो है हमारे भारत का प्रथम पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। कौन सी पीढ़ी का है? कौन सी पीढ़ी का बेटा? प्रथम पीढ़ी का है। और इसका विकास जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हुआ था। ये जो मैं करके कब की बात कर रहा हूं ना मैं, ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। अब आप सोच पा रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम ने ये पूरा रिसर्च वर्क किया। इस प्रकार सैटेलाइट इन्होंने लॉन्चिंग व्हीकल में इनका जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आप समझ पा रहे होंगे इसको। अब्दुल कलाम साहब ने प्रथम पीढ़ी के प्रक्षेपण यान बनाया। ठीक है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये जो प्रक्षेपण यान था, पहली बार 1979 में, 1979 में हमें हमने इसका टेस्ट किया, तो फेल हो गया। कोई बात नहीं, वो वापिस, आप भी परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में, मैं मेरी बात सुनिए, किसी भी परीक्षा में फेल होते हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम उसमें रिफॉर्म करते हुए वापिस डबल एनर्जी के साथ आप एफर्ट लगाइए। उसी तरह से हमने भी दूसरा परीक्षण किया 1980 में, और ये सफल रहा, सफल रहा। ठीक है, अब जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे जो देखने वाली, इस प्रकार के जो सैटेलाइट होते हैं बेटा, इस प्रकार के सैटेलाइट होते हैं, ये 4 स्टेज वाले होते हैं। यानी इस प्रकार के सैटेलाइट जो होते हैं, सॉरी सैटेलाइट बोल रहा हूँ ना, लॉन्चिंग व्हीकल, सॉरी सैटेलाइट नहीं, लॉन्चिंग व्हीकल, ये वाहन है। देखिए, यहाँ पे बात करें हम, देखिए जरा आप यहाँ पे, तो ये सबसे जो हमने पहली बात की कि ये प्रथम पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है हमारा, एसएलवी जो है हमारा, वो प्रथम पीढ़ी का है, प्रथम पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। इसका जो विकास हुआ था वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हुआ था। इसका जो प्रथम परीक्षण हुआ 1980 1979 में हुआ, लेकिन फेल हुआ 1980 में, हमने इसको सफल बना दिया। ये 4 स्टेज का होता है, इसमें ठोस प्रणोदक। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ना कि ठोस प्रणोदक प्रणोदक क्या होता है। अब तो आपको समझ में आ रहा है, ठोस प्रणोदक में एचटीपी भी यूज होता है। ठीक है, और अमोनियम परक्लोरेट ऑक्सीकारक के रूप में यूज होता है। अब आपको याद आ रहा है, यही काम की चीजें हैं। बेस बनना चाहिए और फिर कुछ नई चीज पढ़नी चाहिए। कथन कारण पे आप काम करना शुरू कर देंगे ना जिस दिन, उस दिन आप सक्सेस है। ये बात समझिए आप। ये 40 से 50 किलोग्राम के सैटेलाइट वो निम्न भूकक्षा, अब आपको समझ में आ रही है निम्न भूकक्षा कौन सी है? तो वहीं तक 2000 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर ही छोड़ पाएगा ये।
कितना वजन उठा पाता है ये लॉन्चिंग जो व्हीकल है वो 40 से 50 किलोग्राम बच्चा है ये, 40 से 50 किलोग्राम। मैं बाद में बताऊंगा आपको। अब वर्तमान में जो हमारे पास जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो 4-4 टन 10-10 टन तक माल ले जाते हैं। बड़ी बात है भाई साहब। तो ये निम्न भू कक्षा में जाएगा। इसके माध्यम से ना रोहिणी श्रृंखला हमारी आरंभिक श्रृंखला रोहिणी श्रृंखला थी, उसको हमने छोड़ा था एसएलवी के माध्यम से। तो हमने बेटा यहाँ पे क्या सीखा, हमने क्या सीखा अभी तक, हमने अभी तक जो सीखा वो हमने ये सीखा कि हम सबसे पहले कक्षा देखे देखे थे, हम सबसे पहले कक्षा देखा थे। कक्षाएं देखने के बाद हमने फ्यूल बनाना सीखा था, प्रणोदक। और फिर हमने लॉन्चिंग व्हीकल बनाना सीखा, और लॉन्चिंग व्हीकल बनाना सीखते सीखते क्रम में हम लॉन्चिंग व्हीकल देख रहे हैं। उस लॉन्चिंग व्हीकल में हम सबसे पहला लॉन्चिंग व्हीकल देखा एसएलवी। एसएलवी में हमने ये देखा कि ये लोअर अर्थ ऑर्बिट लियो में जाता है, लियो में ये जाता है। ठीक है, इसमें 40 से 50 किलोग्राम लगभग जो वेट होता है वो इसकी पेलोड कैपेसिटी है। पेलोड कितना है इसका, 40 से 50 किलो। ठीक है, और ये जो उपग्रह है वो 1980 में सक्सेस हुआ था, पहला सक्सेस मिला था हमें। और इसमें रोहिणी श्रृंखला छोड़ी गई थी, रोहिणी श्रृंखला। तो चार बातें हैं वो ध्यान रख लीजिएगा। एसएलवी जो है, एसएलवी जो है, एसएलवी में लियो में छोड़ा जाता है, 40 से 50 किलोग्राम पेलोड है इसका। 1980 में शुरू किया रोहिणी श्रृंखला के सैटेलाइट, इसके माध्यम से हम छोड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, जैसे 18 जुलाई 1980 को हमने ये लगभग देखो रोहिणी RS-1 छोड़ा था लोअर अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, ये सक्सेस हुआ था। फिर 1983 का सक्सेस हुआ था, वो भी लोअर अर्थ ऑर्बिट। ये लोअर अर्थ ऑर्बिट के ही है एसएलवी वाले। तो ये इसरो का ऑफिशियल जो डाटा है वो भी आपको देखो देखने को मिल रहा था, कि अच्छा लगता है देखने में। आपको पता चलता है कि कैसे वो लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट दिख रही है आपको प्रॉपर। हो गया। अब जो हमारे सामने आ रहा है, अब उसका बाप आ रहा है। धीरे धीरे हम सीखते जा रहे हैं तो उसमें सुधार हो रहा है। एसएलवी के बाद अब एएसएलवी आया। एएसएलवी की फुल फॉर्म आप सुनिए, ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड का मतलब संवर्धन, संवर्धन का मतलब सुधार, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो सुधार करके हमने जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बनाया है उसका नाम है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। यह दूसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। ये दूसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। वो प्रथम पीढ़ी का था जो 1980 में पहली बार सक्सेस हुआ, रोहिणी श्रृंखला के नाम से वो जाना जाता है। इसका प्रयोग 1987 से 1994 के बीच में किया गया था। ठीक है, इसके इसमें जो है, इसमें हम यहाँ पे 5 स्टेज का यूज कर रहे हैं, 5 स्टेज ठोस प्रणोदन का यूज कर रहे हैं। कितने स्टेज, 5 स्टेज। और यहाँ पे कितनी थी बेटा, एसएलवी में कितनी थी, 4 स्टेज थी। एसएलवी में 4 स्टेज थी, चारों की चारों ठोस वाली थी। और एएसएलवी में भी चारों की यहाँ पे देखो 4 ठोस थी, एसएलवी में 5 ठोस बनाई हमने एएसएलवी में। अब ऐसा क्यों किया, हमने जो 4 स्टेज बनाई थी पहली बार ठोस में, तो हमें लग रहा था यार कैपेसिटी कम लग रही है इसकी और एनर्जी ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसको, तो इसको हमने 4 स्टेज में कन्वर्ट कर दिया। तो चारों पांचों के पांचों जो है वो ठोस वाली है। ठीक है, और इसकी जो कैपेसिटी है, पेलोड कैपेसिटी, वो आप समझ पाए हैं तो देख लीजिएगा। इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो हमारे सामने है। इसकी जो पेलोड कैपेसिटी बेटा वो कितनी है, पेलोड कैपेसिटी कितनी है, मैं थोड़ा हट जाता हूँ आपके सामने से। पेलोड कैपेसिटी देखिए आप इसकी, 100 से 150 किलोग्राम इसकी पेलोड कैपेसिटी है। इसे भी लियो में ही छोड़ा जाता है निम्न उपकक्षा में। इसमें जो है सैटेलाइट का नाम है स्रोस, स्ट्रेस्ड रोहिणी सैटेलाइट, स्रोस के नाम जाना जाता है, स्ट्रेस रोहिणी सीरीज। तो ये स्ट्रेस रोहिणी सीरीज जो है वो हमने एएसएलवी के माध्यम से शुरू की थी। मैं बहुत ही धीरे चल रहा हूँ, पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ
जिस मैं उन चीज दोनों दो लोग को, एक तो जो बहुत पढ़ चुके हैं, ठीक है, उनको सब कुछ ज्ञान है, तो उनका रिवीजन होता होगा, और दूसरा जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, ठीक है, जो बिल्कुल नए हैं, उनके लिए तो एकदम फ्रेश माइंड है, तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट अचीवमेंट होगा कि पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं, हमने एसएलवी देखा और एएसएलवी देखा, और उससे हमने कौन सी श्रृंखला लॉन्च की वो भी हमने देखा, तो उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लूं, और फिर मैं नए लॉन्चिंग व्हीकल व्हीकल पे आऊंगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम। तो हमने अभी तक जो प्रक्षेपण यान है हमारे, हमारे जो प्रक्षेपण यान है, ठीक है, उस प्रक्षेपण यान में हमने दो प्रक्षेपण यान देख लिए हैं अभी तक। पहला एसएलवी, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, दूसरा ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये कब का है? 1980 का सक्सेस है। ये 1987 का है लगभग, 1994 तक। जो एसएलवी वाले हैं हमारे पास सैटेलाइट, ठीक है, जो हमारे पास एसएलवी वाले हैं, इसमें हमने श्रृंखला कौन सी शुरू की थी? रोहिणी, याद रखना। इसमें भी रोहिणी है, लेकिन नाम क्या है उसका? स्ट्रेस रोहिणी। एक बार के लिए आपके सामने से मैं गायब हो जाता हूँ। तो स्ट्रेस रोहिणी श्रृंखला जो है वो एएसएलवी की है, और एसएलवी की कौन सी है? रोहिणी श्रृंखला, ठीक है। तो ये जो है हमने दो प्रक्षेपण यान बनाए थे इस तरह से। अब हम नेक्स्ट बात करें, तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट जो बनाया हमने, वो हमने बनाया पीएसएलवी। कौन सा बनाया बेटा? हमने यहाँ पे बनाया पीएसएलवी। पीएसएलवी की फुल फॉर्म देखिए आप। पीएसएलवी की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का मतलब कौन सा? जो ध्रुवीय कक्षा, जो हमने पढ़ी थी 2000 किलोमीटर से ऊपर की कक्षा, 35,786 किलोमीटर की रेंज तक वाली कक्षा, उस कक्षा के हमने सैटेलाइट बनाया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। नाम से पता चलता है उसकी कक्षा का, ये बात ध्यान रखना बेटा। अब जो हमने सैटेलाइट बनाए हैं, पीएसएलवी और जीएसएलवी हम पढ़ने वाले हैं, उसमें आपको नाम से पता चल जाएगा उसकी कक्षा कौन सी है। पोलर आते हैं आपको ध्रुवीय कक्षा सोचेंगे, और ध्रुवीय कक्षा सोचते हैं आपको हाइट दिमाग में कौंधनी चाहिए आपके कि 2000 किलोमीटर से 35,786 किलोमीटर तक की कक्षा है। इस कक्षा में ये सैटेलाइट छोड़ा जाता है, क्योंकि इसका नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। यह तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है, ठीक है, यह तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। समझिए, यह तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है, तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। यह इसरो का मुख्य प्रक्षेपण यान है। ऐसा क्यों बोल रहा है? यह इसरो का यह मुख्य प्रक्षेपण यान है भाई साहब, इसलिए क्योंकि आज तक पता है, आपने भले एसएलवी बनाया था, एएसएलवी बनाया, और उसके बाद में हमने इंप्रूव किया करके पीएसएलवी बनाया, और इसके बाद में एक अच्छा सैटेलाइट, सॉरी, एक अच्छा लॉन्चिंग व्हीकल जो जीएसएलवी नाम से जाना जाता है वो बनाया। लेकिन उससे ज्यादा उड़ाने इसने भरी है, और जीएसएलवी का काम ये करता है भाई साहब, क्योंकि ज्यादा सक्सेसफुल रेट इसकी अच्छी है। जीएसएलवी को भेजते हैं, ठीक है, यहाँ बात करें तो जीएसएलवी को हम भेजते हैं, उसका खर्चा ज्यादा होता है पहली बात, तो दूसरी बात पीएसएलवी खर्चा बचा लेगा, और जीएसएलवी के सक्सेस होने की जो रेट है वो कम है, पीएसएलवी के सक्सेस होने की रेट ज्यादा है, तो हम पीएसएलवी को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन अभी हमारा बूढ़ा हो गया, इसको मतलब हम इसरो का घोड़ा बोलते हैं पीएसएलवी को, घोड़े रेस में जीतता है और बाकी सारे गधे हैं ये, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप। मैं मतलब कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, कोई गलत कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए सिर्फ जस्ट। इसका प्रयोग 1994 में किया गया था। इसका प्रयोग जो है वो 1994 में पहली बार किया गया था पीएसएलवी का। इसमें 4 स्टेज फ्यूल होता है। देखो, पहली बार हम द्रव फ्यूल का यूज करना चाह रहे हैं,
पहली बार हम द्रव फ्यूल का यूज कर रहे हैं, जिसमें पीएसएलवी में हम 3 स्टेज बना रहे हैं, और 3 स्टेज में हम पहली स्टेज में ठोस डाल रहे हैं, और फिर दूसरी में द्रव डाल रहे हैं, और तीसरी में ठोस डाल रहे हैं, और फिर चौथी में द्रव डाल रहे हैं। ठोस द्रव, ठोस द्रव। ठीक है, ऐसे ऐसे बॉक्स, सबसे पहले सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड। तो इस तरह से सेटेलाइट बन रहा है, 4 स्टेज, और चारों में सॉलिड से शुरू करना, ठोस से हमारी शुरुआत, इसको याद, कभी भूल जाओ ना तो मैं भूलने से बचा रहा हूं आपको। कैसे? कि हमने जो शुरुआत की थी सैटेलाइट बनाने की, सॉरी मैं वापस सैटेलाइट बोल रहा हूँ, बार बार मैं सैटेलाइट बोल रहा हूँ, गलती से बोल रहा हूँ, आपको समझना, ठीक है? इतना ध्यान रखना यार, इतना पढ़ा दिया अभी तक तो आप इस चीज को तो कम से कम मेरे पे नहीं डालोगे ना कि मैं लॉन्चिंग व्हीकल की बात कर रहा हूँ, सैटेलाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। वापिस कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ इस बात को, सॉरी। ठीक है, तो मैं लॉन्चिंग व्हीकल की बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने अभी तक आपको एसएलवी बताया, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। फिर उसका बढ़िया वाला रूप ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, एएसएलवी बताया। अब हम जो पढ़ रहे हैं पीएसएलवी पढ़ रहे हैं, एसएलवी और एएसएलवी में हमने ठोस ही यूज किया, तो हमारा आधार तो ठोस है, तो हमें पीएसएलवी में आधार ठोस ही लेना है। याद करने का तरीका है, पीएसएलवी में भी आधार ठोस ही लेना है, तो ठोस से शुरुआत करेंगे, फिर लिक्विड आएगा, और फिर लिक्विड के बाद में वापस ठोस आएगा, और फिर वापस लिक्विड आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? आई ना? ये बात समझ में आनी चाहिए। एग्जाम में यही चीजें पूछेगा वो, अगर पूछना चाहेगा ना, एग्जाम में ऐसी चीजें पूछ लेगा तो आपको कंफ्यूज कर देगा। आप ये मान के चल रहे हो बेसिक नहीं आएगा, बेसिक तो पढ़ना ही है आपको, भले ही वो नहीं पूछे ना, तो पढ़ना मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये बाद में। लेकिन अभी बेकअप बन जाएगा तो आपको थीम समझ में आएगी, तभी तो आप जो इतने सारे मिशन है उनको ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। और ये बहुत ही जरूरी है, ये चीजें कोई बताता नहीं है आपको कि यार कम से कम आप बेसिक नहीं पढ़ के डायरेक्ट करंट पढ़ने जा रहे हो तो वो कितना डिफिकल्ट होता है, वो मौत के कुएं में खेलने जैसा काम है। तो पीएसएलवी में क्या है, ये तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है, इसरो का मुख्य प्रक्षेपण यान, इसरो का घोड़ा है ये। 1994 से ये चल रहा है, काम कर रहा है, आज भी काम कर रहा है, और इसमें 4 स्टेज हैं, 4 स्टेज हैं। ठीक है, वो आपको पता है, ठोस द्रव, ठोस द्रव। और इसमें एक इंजन का यूज कर रहे हैं जो ठोस स्टेज के रूप में, उसका नाम है 139 इंजन, S139 इंजन, S139। और एक विकास इंजन है द्रव स्टेज के रूप में, ठोस स्टेज के रूप में हमने यूज किया है यहाँ पे, ठोस स्टेज के रूप में हमने यूज किया S139। और द्रव स्टेज के रूप में हम जो कर रहे हैं वो विकास इंजन का यूज कर रहे हैं, द्रव स्टेज के रूप में हम जो यूज कर रहे हैं वो विकास इंजन का यूज कर रहे हैं। तो आपको, अब आपको समझ में आया कि पीएसएलवी क्या चीज है, पीएसएलवी क्या चीज है, आपको समझ में आई ना? आपको एसएलवी भी आया, एएसएलवी भी आया, पीएसएलवी भी आया। ये सारे हमारे लॉन्चिंग व्हीकल, हमारे रॉकेट है जो अंतरिक्ष में हमारा माल ढोने का काम करते हैं, सैटेलाइट ढोने का काम करते हैं। अब तीसरा जो है वो जीएसएलवी है, जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बाद में जियो सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? भूस्थितिक। जियो सिंक्रोनस का मतलब होता है भूस्थितिक, यानी ये 35,786 किलोमीटर की हाइट है ना, उसे ऊपर के सैटेलाइट छोड़ने का काम आता है जीएसएलवी। यह हमारे सामने है, तो ये इसके बारे में हम अगर देखें तो ये देखना चाहिए, चतुर्थ पीढ़ी का है पहली बात, और इसरो का सबसे शक्तिशाली एवं नवीनतम प्रक्षेपण यान है। इसरो का चतुर्थ पीढ़ी का तो है ही है, सबसे शक्तिशाली भी है, 2001 से इसका प्रयोग करा, सबसे नवीनतम भी है। और ये 3 स्तर के प्रणोदक होते हैं, इसमें 3 स्टेज होती है प्रणोदक की। बात करेंगे, हम बात करेंगे, अभी बात करेंगे इसके बारे में कि ये फ्यूल सिस्टम याद होना जरूरी है आपको। इसमें मुख्यतः ठोस द्रव और क्रायोजेनिक स्टेज यूज होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 स्ट्रेप और बूस्टर लगे हुए होते हैं। S200 इंजन ठोस स्टेज के लिए, और द्रव स्टेज के लिए विकास इंजन का यूज किया जाता है। ठीक है, और C7.5 और C20 क्रायोजेनिक स्टेज का उपयोग किया जाता है। तो रटने वाली चीजें हैं, और इसको रटना कैसे है तो आपको बताते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जो मेजर चीज जो हो रही है वो ये हो रही है, आपको स्लाइड में मैं दिखा रहा हूँ।
अब मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया बेटा, हमें SLV, फिर हमने ASLV, और फिर हमने PSLV, और फिर हमने GSLV। ये चार हमने वाहन बनाए, ये चार हमने रॉकेट बनाए। SLV जो था बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल बेसिक था। इसमें हमने चार स्टेज रखी, और चारों की चारों जो है वो ठोस है। यहाँ पे हमने पांच स्टेज कर दी, ठीक है। और ये पांचों के पांचों स्टेज क्या है, ठोस है। ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। तो चारों की चारों पांचों के पांचों ठोस है अभी तक। PSLV में ने पहली बार हमारा आधार ठोस था, यहाँ पे भी आधार ठोस था। हम यहाँ PSLV में आधार तो ठोस रखेंगे, आधार को ठोस रखेंगे, पास में हमारी है। आधार को ठोस रखेंगे, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड। ये जो हिटलेट है, ये PSLV नाम है इसका। इसमें स्टेज कितनी है, तो 4 स्टेज है। साथ में इस PSLV में हम यूज कर रहे हैं S139 इंजन, और ठोस प्रणोदक के रूप में सॉलिड प्रणोदक, और लिक्विड के रूप में हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे विकास इंजन। उसी तरह से GSLV में 3 स्टेज हैं। हमने GSLV में देखो 3 स्टेज रखी है, ठोस, द्रव और क्रायोजेनिक स्टेज, ठीक है। ठोस, द्रव और क्रायोजेनिक स्टेज रखी है इसमें। और इसमें जो इंजन हमने यूज किया उसमें चेंजेस किया, जैसे इसमें भी, इसमें है मुख्य रूप से 3 स्टेज है। सॉरी, वेट करिए। इसमें जो है वो 3 स्टेज है, और 3 में कौन कौन, सॉलिड है, फिर लिक्विड है, और फिर क्रायो है। मैं गायब हो जाता हूँ, फिर देखिए आप। क्रायोजेनिक इंजन, ये सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक 3 स्टेज है इसमें, ठीक है। और इसमें जो इंजन है वो S200 है। S139 PSLV में था, यहाँ पे S200 है। और यहाँ पे विकास इंजन यूज हो ही रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्रायोजेनिक के रूप में सी के रूप कौन सा हो रहा है, C7.5 और C20, 20, ये यूज हो रहा क्रायोजेनिक की फॉर्म में। तो आपको बेस बन गया होगा आपके अभी तक का, आपके क्या बेस बन गया होगा कि यार हमने क्या पढ़ा, लॉन्चिंग व्हीकल पढ़े। लॉन्चिंग व्हीकल के रूप में हमने SLV, ASLV, PSLV, GSLV सब देख लिया। अब जो नवाचार के रूप में हमारे सामने लॉन्चिंग व्हीकल आ रहा है, वो आ रहा है रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। क्या होता है, उससे पहले मैं एक पानी का छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं। ओके, अब हमारी जो चर्चा का बिंदु होगा वो क्या होगा, वो होने वाला है, आपके सामने है, जैसे आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा कि रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, एक नया लॉन्चिंग व्हीकल हम सामने लेके आए हैं, प्रेजेंट किया है। तो क्या चीज है ये रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। बात समस्या बेटा ये आ रही थी, देखो आपने शायद एक चीज सुनी होगी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ठीक है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो हमें आवश्यकता पड़ी कि यार हम बार बार सैटेलाइट बनाते हैं, ठीक है, लॉन्चिंग व्हीकल बनाते हैं। लॉन्चिंग व्हीकल की हम बात कर रहे हैं, ये यूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल क्यों बनाया गया होगा। इसके पीछे का कारण ये है कि यार जो लॉन्चिंग व्हीकल होता है वो एक बार जाता है, करोड़ों में बजट होता है इसका, और एक बार जाता है और नष्ट हो जाता है। अंतरिक्ष में इतना गुरुत्वाकर्षण, इतना ताप, तो वहां तो वो खत्म होना ही है, वो वापस कभी नहीं आएगा। रीयूजेबल, इसको वापस यूज करना,
तो किस प्रकार इसको यूज कर सकते हैं? तो हमने टेक्नोलॉजी लगाई कि यार ये क्या ऐसी टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं कि इसको भेजो अंतरिक्ष में, लॉन्चिंग व्हीकल रॉकेट को, और वापिस अरब के खाड़ी में आप डाल दो, पानी में। तो हमारा जो कुछ सामान होगा उसमें वो हम यूज कर लेंगे वापिस, सिर्फ अपन ऊपर की बॉडी हमें बनानी पड़ेगी नहीं, तो खर्चा बच जाएगा। इस खर्चे को बचाने के लिए हमने रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल टेक्नोलॉजी इजाद की है। इसका उपयोग क्या होगा कि एक प्रक्षेपण यान से हम एक से अधिक बार प्रक्षेपण कर पाएंगे, तो खर्चा बच जाएगा। ये 2016 में आरएलवी टीडी रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है एक डेमो, ठीक है, परीक्षण किया गया। और ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है बेटा, यहाँ पे ये स्क्रैम जेट इंजन का प्रयोग करता है। स्क्रैम जेट इंजन यूज होता है आरएलवी टीडी में, आरएलवी में। भारत ने इस संदर्भ में पहले भी प्रयोग किए हैं बेटा, इस संदर्भ में भारत ने पहले भी जो अपने मिशन है वो किए हैं। जैसे आपको बताऊं, जैसे आप अगर पूछे मुझे कि जैसे कौन सा किया है, तो आपने यहाँ पे एक तो आपने चलाया था क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री मिशन, क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री मिशन, ठीक है। तो ये हमने 2014 में लॉन्च किया था। है क्या ये? रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल ही है। तो आपको पूछे कि केयर मॉडल या केयर क्या है, CARE, तो क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट है। ये RLV मिशन है, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल का मिशन है केयर मिशन। और केयर का संबंध 2014 से है, 2014 में लॉन्चिंग हुई थी। उसी तरह का एक SRE है, ये 2007 में हमने किया था पहला, ये भी रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल से रिलेटेड ही है, इतना ही ध्यान रखना। SRE-1 भी इससे समझते हैं। अब तो ज्यादा ध्यान रखना केयर के बारे में। केयर 2014 में लॉन्च हुआ था, है क्या? रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है, उसके लिए मिशन है। और इसको लॉन्च किया गया था कौन से, देखो ये तो हमने एक मॉड्यूल बना दिया केयर करके नाम, रीयूजेबल करके, ठीक है। तो इसको जो हमने लॉन्च किया था, इसके लिए जो लॉन्चिंग व्हीकल था वो कौन सा था? LVM-3 लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3, ये नया नाम दे दिया गया, GSLV का नया नाम है लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 जो है। आप इसको पीछे नंबर मत लगाओ आप, नंबर तो क्या होता है कि जितने परीक्षण हो उतने नंबर लगते हैं, पहला परीक्षण 1 नंबर 2 नंबर। LVM याद रखो, LVM का मतलब जब भी आपको ये नजर आए ना, LVM लॉन्च व्हीकल मार्क, मार्क जब भी नजर आए, पीछे M नजर आए, वो GSLV है। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे समझना भी है कि रैम जेट और स्क्रैम जेट, हमने अभी देखा ना कि आरएलवी जो तकनीक है या आरएलवी जो है हमारे पास, ठीक है, आरएलवी प्रकार का जो लॉन्चिंग व्हीकल होगा हमारे पास, उसमें स्क्रैम जेट इंजन का यूज हो रहा है। कौन से इंजन का हो रहा है? स्क्रैम जेट इंजन का यूज हो रहा है उसमें। हाँ, उसमें स्क्रैम जेट और राम जेट में अंतर क्या होता है? कुछ अंतर नहीं होता बेटा। ये रैम जेट स्क्रैम जेट इंजन जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वायु में चलते हुए अपना फ्यूल भर लेते हैं। वायु में चलते हुए ये जो होते हैं बेटा, ये वायु में चलते हुए अपना फ्यूल भर सकते हैं, ठीक है, वायु से ही अपना फ्यूल भर लेंगे या काम कर लेंगे चलते हुए। तो इसी तरह से रैम जेट और स्क्रैम जेट में अंतर फिर क्या हुआ? दोनों भर सकते हैं, लेकिन स्पीड का अंतर है। एक की स्पीड जो होती है वो थोड़ी कम होती है, ठीक है, सुपरसोनिक होती है। एक की स्पीड जैसे हम बात करें तो सुपरसोनिक गति, और एक की होती है हाइपरसोनिक गति। इन गतियों से क्या फर्क पड़ता है? तो फ्यूल भरने में दिक्कत आती है। रैम जेट सुपरसोनिक गति तक, सुपरसोनिक गति तक रैम जेट जो हमारे पास इंजन है वो फ्यूल भर सकता है चलते हुए वायुमंडल में। लेकिन हाइपरसोनिक जो है, हाइपरसोनिक वाली गति, उस पे रैम जेट काम करना बंद कर देता है, फ्यूल नहीं भर पाता। तो स्क्रैम जेट उसी का उन्नत वर्जन है, स्क्रैम जेट जो हाइपरसोनिक गति, हाइपरसोनिक गति पर भी फ्यूल भर पाएगा। तो ये अंतर है बस। ठीक है, आराम से हम पढ़ेंगे इसको, व्यवस्थित पढ़ेंगे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे बिल्कुल। जिसको जल्दी हो रही है ना कि यार ये क्या बकवास करे जा रहे हैं, बेसिक पढ़ा रहे हैं, बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। और बेसिक पढ़ के फिर आप करंट पढ़ोगे ना, कितना मजा आएगा, मैं बताऊंगा आपको कितना मजा आएगा, ठीक है।
और ज्यादा बेसिक है नहीं वैसे, ये बस देखते ही फिर हमारा करंट पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। अब हमारे जो सामने आ रहा है बेटा, अब हमारे जो सामने है वो कौन सा है, तो एक नया और है लॉन्चिंग व्हीकल जिसका नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये लॉन्चिंग व्हीकल कुछ नहीं है, ये सिंपल सा है। इसके बारे में अगर ध्यान रखना है आपको, ध्यान ये रखना है आपको यहाँ पे सिंपल सा, कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल या एस एस जो SSLV है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो है, ये जो SSLV है वो क्या काम आता है, तो ये एक प्रकार का बेबी रॉकेट है। बेबी रॉकेट है एक प्रकार का, एक प्रकार का ये बेबी रॉकेट है, ठीक है, एक प्रकार का ये बेबी रॉकेट है। 15 दिनों में जिसे असेंबल किया जा सकता है और इसरो के छोटे सैटेलाइट छोड़ने का काम करता है। निम्न भूकक्षा में 500 किलो तक के सैटेलाइट छोड़ सकता है। जो हमारा SLV कर रहा था शुरू में जब हम सीख रहे थे, वो ये काम अब हमारा सबसे छोटा वाला छोटू कर सकता है SLV। ये क्यों बनाया गया यार भाई, मुझे बताओ, सिंपल सी बात साबित करो आप। ऐसा क्यों किया गया कि हमने GSLV बनाया और उसके बाद में हम वापस नया छोटा छोटा लॉन्चिंग व्हीकल बना रहे हैं जिसका नाम SSLV है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। तो भाई साहब, छोटे उपग्रह छोड़ने हैं, तो खर्चा ज्यादा क्यों करें। हम अगर छोटे उपग्रह को छोड़ने के लिए अगर GSLV का यूज करने जाएंगे ना, तो वो खर्चा महंगा पड़ेगा, वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर काम नहीं होगा उसमें। इसलिए हमने ये बनाया ताकि हम अब छोटे सैटेलाइट जब भी छोड़ने पड़े हमें, तो इसके माध्यम से छोड़ेंगे। बात समझ में आई आपको। तो ये सैटेलाइट, इसकी जो खास विशेषता ये है कि भाई साहब, छोटी छोटी कंट्री, इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया छोटी कंट्री मतलब सिंगापुर और थाईलैंड वाईलैंड, ये जो भी कंट्री है ना, ये अपने सैटेलाइट देती है कि यार 100-500 सैटेलाइट लो, हमारे लिए भी छोड़ दो। तो सिंगापुर आया मेरे पास कि यार भाई साहब मेरे सैटेलाइट छोड़ना है, ठीक है, 50-50 किलो के हैं, 50 सैटेलाइट है, ठीक है। फिर थाईलैंड आ गया उसी दिन कि यार मेरे भी छोड़ने। तो भाई साहब ये हमारे पास SSLV है ना, हमने बनाया, तो ये मल्टीपल ऑर्बिट में छोड़ सकता है। जैसे सिंगापुर वाले ने कहा मेरा लियो में छोड़ना है, और थाईलैंड वाले ने कहा मेरा ध्रुवीय कक्षा में छोड़ना है, तो छोड़ देंगे भाई साहब। तो मल्टी, ध्रुवीय में तो नहीं छोड़ेगा वैसे, ये लियो में छोड़ेगा। लियो में भी लेयर होती है ना, अलग अलग लेयर, इस हाइट पे छोड़ना है, तो ये छोड़ देगा, अलग अलग ऑर्बिट में छोड़ सकता है ये। और याद रखना इसका फ्यूल सिस्टम है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये करंट का है, ये करंट में है, इसको याद रखेंगे। आपको SLV याद नहीं हो, ठीक है, ASLV याद नहीं हो, GSLV, PSLV और ये SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, SSLV याद होना चाहिए, ठीक है, ये याद होना चाहिए, SSLV याद होना चाहिए। ये बेबी रॉकेट है, पहली बात। एक तो ये बेबी रॉकेट है और 15 दिनों में असेंबल किया जा सकता है। सबसे छोटे सैटेलाइट इसरो के हैं, 500 किलो तक सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जाता है। मल्टीपल ऑर्बिटल ड्रॉप क्षमता है इसकी, और ये 3 ठोस प्रणोदक का यूज करता है। 3 स्टेज है इसमें, और तीनों की तीनों कैसी हैं, ठोस हैं। ठोस तो हमारा आधार रहा है बेटा, ठोस तो हमारा आधार रहा है, तो ठोस ही हम यूज करेंगे। तो इसमें हमने ठोस ही यूज कर लिया कि ज्यादा दूरी तक जाना नहीं, तो ऐसा फ्यूल क्यों लाए जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो। तो ठोस ही, ठोस सबसे सस्ता होता है, फ्यूल चीप होता है, इसीलिए ठोस ही यूज करते हैं हम इसमें। बजट इफेक्टिव मैनर में हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेटा, अभी तक हमने जो सफर तय किया वो बहुत बड़ा सफर था, ठीक है। अब तो छोटी छोटी बातें हैं तो वो तो खत्म ही हो जाएगी, चलते फिरते खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे वो हम उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखो पूरा आधार बन चुका है हमारा, हम घर बनाने निकले थे तो हमने नींव भर दी, दीवारें खड़ी कर दी, अब उसमें रूम की फ्रेमिंग करनी है, रूम बनाने हैं कि कौन सा किचन बनेगा और कौन सा ड्राइंग रूम बनेगा, ठीक है। ये चीजें अब फ्रेमिंग होगी, कैसे होगी कि हमने लॉन्चिंग व्हीकल बनाया, कक्षाएं डिसाइड कर ली, ठीक है, और फ्यूल भी डिसाइड कर लिया। अब तो हमें सैटेलाइट छोड़ने हैं, हमारा ट्रक तैयार है, बस टमाटर डालने और फिर रवाना करना है। तो हमें यहाँ पे हमारे जो 5 उपग्रह हैं, उपग्रह, उसमें सबसे पहला उपग्रह होता है, पहला प्रकार का, उसे हम बोलते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। इसको कहाँ छोड़ा जाता है, बताओ मुझे बेटा। मैंने बताया था ना आपको कि सुदूर संवेदी उपग्रह जो होता है वो आपको लियो में छोड़ा जाएगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट, जिसकी हाइट होती है 200 से 2000 किलोमीटर तक, उसमें छोड़ा जाता है। और दूसरा होता है संचार उपग्रह। जो संचार उपग्रह होता है बेटा, संचार उपग्रह, जनरली संचार उपग्रह जो होते हैं वो ज्यादा एरिया को कवर करने के लिए, एरिया ज्यादा कवर कब होगा, जब ज्यादा हाइट मिलेगी, किसी चीज को ज्यादा हाइट मिलेगी ना। मेरी बात सुनो आप, सिंपल सी,
मैं मेरे घर में, मेरा घर है, आप समझिए चौराहे पे मेरा घर है या किसी गली में नुक्कड़ पे घर है मेरा, मैं मेरी घर के आगे गैलरी में खड़ा हूं, तो मैं कितने एरिया को देख सकता हूँ, और फिर मैं छत पे चला जाऊं तो मैं कितने एरिया को कवर कर सकता हूँ। छत पे ज्यादा कवर एरिया कवर होगा ना, ज्यादा एरिया को देख पाऊंगा। उसी तरह से जो संचार उपग्रह होते हैं वो ज्यादा एरिया को कवर करने के लिए ज्यादा हाइट पे छोड़े जाते हैं। तो संचार उपग्रह जनरली जो होते हैं वो ज्यादा हाइट पे ही छोड़े जाएंगे। इसको कभी भी आप दिमाग में गलती ये मत भर देना इसको कि लियो में छोड़ दिया, नहीं छूटेगा लियो में, क्योंकि एरिया कम कवर हो पाएगा। इसीलिए हम कहां छोड़ेंगे इसको, 35,786 किलोमीटर की हाइट तक छोड़ेंगे इसको, या उससे ऊपर। ये आपका हो गया नौवन उपग्रह। नौवन उपग्रह बारे में भी हमने देखा था कि इस प्रकार के जो उपग्रह होते हैं, इस प्रकार के जो उपग्रह होते हैं बेटा, ये उपग्रह जो होते हैं ये कहाँ यूज होते हैं, इस प्रकार के जो उपग्रह होते हैं नौवन उपग्रह। तो नौवन उपग्रह जो है वो ध्रुवीय कक्षा में छोड़े जाते हैं 2000 किलोमीटर से ऊपर की जो हाइट होती है, और 35,786 किलोमीटर के नीचे की जो हाइट होती है वहां तक छोड़े जाते हैं इसको। ये भी आपको समझ में आया, ठीक है। उसके अलावा अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह, ये क्या होते हैं अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह? तो मैंने आपको जब इंट्रो क्लास शुरू किया था उसी में मैंने आपको समझा दिया था कि अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह क्या होते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह जैसे हमारा मंगल मिशन, तो मंगल का रिसर्च करना, हमारा चंद्रयान मिशन चंद्रमा पर रिसर्च वर्क करना, ठीक है। हमारा शुक्र मिशन, इस प्रकार के मिशन होते हैं वो अंतरिक्ष में अनुसंधान के लिए छोड़े जाते हैं। तो वो उपग्रह भी हम देखेंगे। अब हम उपग्रह के प्रकार समझे, कहाँ छोड़े जाते हैं ये भी समझे। अब अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह आप कौन सी कक्षा में छोड़ोगे, मुझे अगर पूछोगे ना तो फिर आप समझ नहीं पा रहे चीजों को। अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह मतलब उस ग्रह पे भेज रहे हैं ना, तो ये सबसे डिफिकल्ट चीज होती है। आज हमारा चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई है, ठीक है। तो ये डिफिकल्ट क्यों है, ये एक स्वर्णिम इतिहास क्यों बनेगा, बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि ये एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर हम सैटेलाइट भेज रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। अंतर ग्रहीय सैटेलाइट की लॉन्चिंग हो रही है, तो ये कोई पीएसएलवी का काम नहीं है, औकात नहीं है पीएसएलवी की। पर इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, पीएसएलवी ने काम कर दिए ऐसे। पहले आपका मंगल मिशन जो था ना वो पीएसएलवी के माध्यम से छोड़ा गया है। तो पीएसएलवी की लिमिट तो ध्रुवीय कक्षा तक की है, लेकिन उसको ऊपर भी भेजा है हमने, क्योंकि हमारे पास और कोई जुगाड़ी था। हमारे पास जीएसएलवी टेक्नोलॉजी ही थी नहीं उस समय, और जीएसएलवी थी तो फेल होती है हमारे पास ज्यादातर, तो हम पीएसएलवी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो अब जो हम अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह भेज रहे हैं, ये वाला चंद्रयान जैसे भेज रहे हैं, तो हम अब पीएसएलवी क्यों यूज करेंगे भाई? हमने मॉडिफिकेशन कर दिया जीएसएलवी में, और उसकी क्षमता 35,786 से ऊपर की है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जीएसएलवी वो है जो 35,786 से ऊपर के सैटेलाइट ले जाता है, तो हम जीएसएलवी का यूज करेंगे। तो जीएसएलवी मार्क 3 के नाम से जो सैटेलाइट चल रहे हैं वो जो छोड़ेंगे, देखो मैं बताऊंगा आपको आगे कि चंद्रयान मिशन जो है वो जीएसएलवी वाली सीरीज छोड़ रही है। ये क्यों छोड़ रही है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे हमें जो बात करनी है बेटा, सबसे पहले हम बात करते चलेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे, आपके सामने है सब चीजें, ठीक है। तो सुदूर संवेदी उपग्रह जो है, हम सबसे पहले सुदूर संवेदी उपग्रह के बारे में बात करेंगे। सुदूर संवेदी उपग्रह कौन से होते हैं? जो बिना भौतिक संपर्क में किसी चीज के बारे में बता सकते हैं। पृथ्वी पर, ठीक है, एक आम का पेड़ है, इससे रिलेटेड बता सकता है। शायद ये सोच सकते हैं ना, ये बता सकता है उसके बारे में कि आम का पेड़ है। शायद ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं अभी वर्तमान में, लेकिन ये तो बता ही देगा कम से कम कि यहाँ की पौधा है, इतना एरिया जो है वो फॉरेस्ट का कवर है। फॉरेस्ट के जो सैंपल होते हैं, हमारे जो वन वन गणना भी होती है, ठीक है, और फॉरेस्ट एरिया कवर, वो इससे कर सकते हैं हम सुदूर संवेदी उपग्रह से। ये उसी काम के हैं वैसे। तो सुदूर संवेदी से तात्पर्य क्या है? किसी भी वस्तु के भौतिक संपर्क में आए बिना आप क्या कर रहे हो? सैटेलाइट को छोड़ रहे हो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो बेटा? यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? देखिए जरा,
भौतिक संपर्क में आए बिना आप उसकी जानकारियां प्राप्त कर रहे हो किसी वस्तु की अर्थ पर। ठीक है, तो ये सुदूर संवेदी उपग्रह होते हैं। इन्हें निम्न भूकक्षा में, अब आपको सुदूर संवेदन करना है, मतलब किसी पृथ्वी के एक ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, तो उसमें क्लियरिटी ज्यादा होनी चाहिए, विजन की ज्यादा अच्छे से दिखना चाहिए। तो उसको पास में होना चाहिए, ज्यादा दूर होना चाहिए, सोचो ना लॉजिक, पास में लॉन्च करें या दूर लॉन्च करें। तो लियो में करना चाहिए, तो लियो में करते हैं हम सुदूर संवेदी को। 90 से 150 मिनट इसका आवृत काल होता है। ठीक है, ये मल्टी वेवलेंथ पे काम करते हैं, मल्टी वेव यूज करते हैं, जैसे सूक्ष्म तरंग हो गया, अवरक्त हो गई, दृश्य तरंग हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है, पृथ्वी पर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, वो अलग प्रकार की तरंगों से दिखेगा, तो जरूरत अलग अलग तरंगों की होगी। तो हमने अलग अलग तरंगे सैटेलाइट में पहले से भेज रखी है, ताकि हमें जो ऑब्जेक्ट देखना है, जिस तरंग से वो दिखाई देगा, उस तरंग को वहां पे पेनिट्रेट कर देंगे, डाल देंगे, तो वो दिख जाएगा। तो सुदूर संवेदी उपग्रह का यूज मौसम अनुसंधान, शहरी नियोजन, आपदा प्रबंधन, ग्रामीण विकास, जासूसी, निगरानी जैसे कार्यों के लिए भी किया जाता है। सिंपल सी बात है। और भारत का जो पहला सुदूर संवेदी उपग्रह जो है वो IRS-1A, IRS-1A, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सुदूर संवेदी उपग्रह 1A, ये हमने रशिया की मदद से छोड़ा था, रशिया की मदद से हमने इसको लॉन्च किया था। तो सुदूर संवेदी उपग्रह के बारे में आपका थीम बन गया होगा। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ पे टास्क है वो है कि भारत के प्रमुख सुदूर संवेदी उपग्रह कौन से हैं। भारत के प्रमुख सुदूर संवेदी उपग्रह कौन से हैं? तो रिसोर्स सेट है। रिसोर्स का मतलब संसाधन, तो संसाधन का जो सर्वे करता है वो से सैटेलाइट कौन सा है? रिसोर्स सेट। मैंने बताया अब पृथ्वी पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी समस्या है आपकी, ठीक है, और उनके बारे में जो अध्ययन करने वाले जो सैटेलाइट है वो सुदूर संवेदी सैटेलाइट है। जैसे ओशन सेट, जितनी भी समस्या आपकी समाज की वो ले लो, उनको देख लेगा ये। रिसोर्स सेट हो गया तो संसाधनों की समस्या, तो संसाधनों को देखने का काम करता है। ओशन सेट तो समुद्र, समुद्रों का अध्ययन भी कर रहा है, कितना फैला एरिया में समुद्र फैला हुआ है, और समुद्रों में जो कुछ भी एक्टिविटी हो रही है तो वो भी ये अध्ययन कर रहा है उसका। हमारे घर पे सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ था ना, उस तरह से समुद्र पे हमने कैमरा लगा रखा है, वो ओशन सेट है। कार्टोसेट, कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी क्या होती है बेटा? मानचित्रण बोलते हैं उसको। तो मानचित्रण, पृथ्वी का मानचित्रण भी जरूरी है, ताकि हम अपने देश की लोकेशन, यानी बीच में लड़ाई हुई थी नेपाल के और भारत के बीच में, ये टेरिटरी को लेके, आपने काला पानी विवाद सुना होगा शायद, इस प्रकार के कुछ विवाद होते हैं, तो कार्टोसेट के माध्यम से हम सोल्व कर सकते हैं उसको, कि यार एक्चुअली मेरी टेरिटरी है, और भी कुछ होता है तो। रीसेट, RI सेट, ये भी सुदूर संवेदी उपग्रह है। मेगाट्रोपिक्स, मेगाट्रोपिक्स भी इसी प्रकार के सैटेलाइट है। ये सब सुदूर संवेदी उपग्रह है। आपको RS में, PT में वो ये 4-5 ऑप्शन देके पूछ लेगा कौन सा सुदूर संवेदी नहीं है, तो आपको नाम याद होने चाहिए कम से कम। मेगाट्रोपिक्स फ्रांस और भारत के बीच में, इसरो के बीच में एक ज्वाइंट समझौता है, ठीक है, उसकी उसका मतलब रिजल्टेंट है। ठीक है, और सरल करके जो है वो भी भारत और फ्रांस के बीच का एक प्रोजेक्ट है, दोनों ने, और समुद्र विज्ञान के लिए किया सरल। और मेगाट्रोपिक्स, मेगाट्रोपिक मेघ यानी बादलों का, और कल्पना वन या मेटा सेट जो है, मेट सेट या मेटा सेट करके जो है, ये जो है भू स्थिर कक्षा में, ये जो है मेटा सेट करके जो है बेटा, ये जो मेटा सेट करके हैं कल्पना वन या मेटा सेट, ये भू स्थिर कक्षा में प्रक्षेपित सुदूर संवेदी उपग्रह हैं। यानी मैंने क्या बताया था, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुके हैं हम, तो सैटेलाइट किसी भी हाइट पे छोड़ सकते हैं। तो सुदूर संवेदी उपग्रह हमने एक भू स्थिर कक्षा में छोड़ दिया, उसका नाम है कल्पना वन या मेटा सेट। तो ये याद रखना, सुदूर संवेदी उपग्रह और क्या होते हैं वो तो हमें पता ही है। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूं आपके सामने, तो वो चीज क्या है? वो चीज है संचार के उपग्रह। अब संचार के उपग्रह जो होते हैं बेटा, संचार के जो उपग्रह होते हैं, ये क्या होंगे? ये हम कहाँ छोड़ेंगे इसको? कहाँ छोड़ना चाहिए आप बताओ मुझे। मैंने आपको समझाया अभी कि संचार को पूरा ज्यादा एरिया कवर करवाना है हमें, ज्यादा एरिया को अंदर लेना है, तो भू स्थिर कक्षा में छोड़ते हैं। इनका आवर्त काल कितना हो जाएगा? 24 घंटे होगा। संचार उपग्रह में ट्रांसपोंडर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? ट्रांसपोंडर, जो अपलिंक और डाउनलिंक द्वारा कनेक्ट होते हैं, यानी एक सिग्नल ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा, अपलिंक और डाउनलिंक द्वारा इनका संचार होता है। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आई। दूसरी बात बेटा, कि इनका जो मुख्य उद्देश्य है संचार उपग्रहों का, आप सभी को पता, दूरदर्शन, टेलीविजन संचार, दूरस्थ शिक्षा और दूरस्थ चिकित्सा, इन क्षेत्रों में इनका यूज होगा। तो ये भी सिंपल सी बात है। दूसरी बात,
भारत का पहला संचार उपग्रह आपसे कोई पूछे तो वो कौन सा है, तो वो इनसेट करके है। इनसेट सीरीज जो है हमारी, इनसेट इनसेट 1B। मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, आपको अच्छे से दिखना चाहिए, आपको अच्छे से दिखना चाहिए। मैं थोड़ा यहाँ हाइड हो जाता हूँ, फिर देखिए आप। तो इनसेट 1B 1983 में हमने नासा की मदद से छोड़ा था, जबकि हमने जो हमारा सुदूर संवेदी उपग्रह था वो हमने रशिया का सहयोग लिया था। जबकि इनसेट 1B जो नासा की मदद से छोड़ रहे हैं, संचार उपग्रह है हमारा पहला 1983 का। और संचार उपग्रह के तहत ही हमने इनसेट और जीसेट करके उपग्रह छोड़े। इनसेट और जीसेट जो सीरीज है वो संचार उपग्रह की सीरीज है। अब आपको याद है ना, इनसेट और जीसेट संचार उपग्रह की सैटेलाइट है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इनसेट और जीसेट संचार उपग्रह संबंधित है। आपको एग्जाम में पूछ लेगा, प्रीलिम्स में, आरएस में, कि इनसेट और जीसेट सामने देगा संचार उपग्रह, नौवन उपग्रह, तो आप संचार करना, इसमें उनको कंफ्यूजन होना ही चाहिए आपको। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो नौवन उपग्रह की बात करना चाह रहे हैं। अब जो हम बात करेंगे वो नौवन उपग्रह की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे बेटा, नौवन की बात करेंगे। नौवन प्रकार के जो उपग्रह होते हैं, नौवन टाइप के जो उपग्रह होते हैं, नौवन उपग्रह जो होते हैं, नौवन उपग्रह जो होते हैं, तो वो कहाँ छोड़े जाते हैं। आपको मैंने इतना समझाया, इतना समझाने के बाद में अगर आप गलती करें तो फिर तो शायद उसके लिए कोई मतलब सजा नहीं दे सकते उसमें तो। लेकिन ये है कि सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज है। तो नौवन जो उपग्रह होते हैं वो आपको, मैंने आपको बताया कि नौवन उपग्रह ध्रुवीय कक्षा में जोड़े जाते हैं, नेविगेशन सैटेलाइट। तो नौवन उपग्रह जो होते हैं वो किस में जोड़े जाते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा कि नौवन जो उपग्रह होते हैं, ठीक है, ये ध्रुवीय कक्षा में जोड़े जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, पहली बात, ठीक है। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नौवन जो उपग्रह होते हैं वो क्या करते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है, कोई सब्जेक्ट होता है, उसकी अक्षांश और देशांतर का पता लगा देते हैं, बता देते हैं। जीपीएस जैसे हैं, तो जीपीएस में क्या होता है, आपका लोकेशन बता रहा है ना, वो तो अक्षांश और देशांतर ही तो बता रहा है। संपूर्ण पृथ्वी पर नेविगेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संपूर्ण पृथ्वी पर अगर आपको नेविगेशन करना है, नौ वन करना है, 24 सैटेलाइट लगेंगे भाई साहब आपको। कितने लगेंगे, 24 सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी कि आप पृथ्वी पर क्या कर लो, इसके माध्यम से संचार कर लो या नेविगेशन कर लो। नेविगेशन के लिए पूरी पृथ्वी पर 24 सैटेलाइट लगेंगे। और किसी भी सब्जेक्ट की आपको 3D इमेज देखनी है, 3D डायमेंशन, मतलब मैं खड़ा हूं तो मैं आपको 3D में दिख रहा हूं, मैं आपको खड़ा हूं तो मैं 3D में दिख रहा हूं। तो ये 3D जो है, इसके लिए न्यूनतम 4 सैटेलाइट लगेंगे बेटा। 4 सैटेलाइट होंगे तभी 3D में देख सकते हो आप। और विश्व के जो है मुख्य रूप से विश्व के प्रमुख जो नेविगेशन सिस्टम है वो भी पता होना चाहिए। तो जैसे अमेरिका का कौन सा है, अमेरिका का जीपीएस है, आप सभी को पता है। अमेरिका का कौन सा है, जीपीएस है। रूस का ग्लोनास है, यूरोपियन का गैलीलियो है, चीन का बाइडू है, बाइडू। और दो क्षेत्रीय मतलब क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम है। क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम का मतलब होता है उसको कोई विश्व यूज नहीं कर रहा। जीपीएस को आज भारत भी कर रहा है, पूरा देश भी कर रहा है, साथ साथ विश्व भी कर रहा है। मतलब अमेरिका तो कर ही रहा है, लेकिन पूरा विश्व भी कर रहा है जीपीएस को, तो वो अंतरराष्ट्रीय नेविगेशन सिस्टम हो गया ना। ये जो है क्षेत्रीय है, मतलब भारत का खुद का है, मतलब भारत के खुद के लिए ही है, तो उसका नाम है नाविक। नाविक का दूसरा नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम, IRNSS। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे बेटा, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये भी नाविक का ही नाम है। नाविक भारत का है और क्षेत्रीय सिस्टम है नेविगेशन। और जापान का QZSS मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूपीएससी ने इस बार 2023 में प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा कि 4 कंट्री का नाम दिया, उसमें केन्या, छोटी छोटी कंट्रियां दी थी, उसमें एक जापान भी डाल दिया था कि किसके पास अपना खुद का क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम है। तो उसका आंसर जापान का QZSS है, ठीक है। तो जापान के पास भी नेविगेशन सिस्टम है भाई साहब, ये आपको ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना आप। जापान के पास QZSS है। अब मुझे यहाँ पे एक चीज बतानी है आपको, मुझे एक चीज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वही है जो मुझे बतानी है यहाँ पे, वो ये है बेटा कि मैं कह रहा हूं आपको कि नेविगेशन जो सैटेलाइट होते हैं, नेविगेशन वाले जो सैटेलाइट होते हैं, मैं एक बार हाइड हो जाता हूं थोड़ा सा।
मैं यहाँ कहना चाहता हूँ आपको, जो नेविगेशन वाले सैटेलाइट जो होते हैं, मैं ये कह रहा था नेविगेशन वाले जो सैटेलाइट होते हैं वो आप ध्रुवीय कक्षा में तो छोड़ रहे थे, लेकिन इसका एक अपवाद है, इसका जो है एक अपवाद भी है, और अपवाद हम हैं, नाविक। नाविक कहाँ पे हैं? तो नाविक जियो में है, नाविक भू स्थिति कक्षा में हमने छोड़ रखा है। तो ये चीज ध्यान रखना, नाविक के बारे में जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, नाविक हमने भू स्थिति में छोड़ रखा है। और आपको अगर पूछे जीपीएस कहाँ छूटा हुआ है, तो जीपीएस को हमने कहाँ छोड़ रखा है? ध्रुवीय कक्षा में छोड़ रखा है, मिडल अर्थ ऑर्बिट में छोड़ रखा है। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई। अब आपके सामने है जो है, आई गया आपके सामने, अब हमारा यहां से हमारा बहुत सारा जो स्टैटिक पोर्शन था वो लगभग कवर हो गया है। ठीक है, मैं देख पा रहा हूं, जैसे मैं अगर देख लेता हूं तो मैं देख लेता हूं। ठीक है, मैं अगर देख पा रहा हूं यहाँ पे, हाँ, तो बेटा यहां तक अपना बेसिक पूरा जो स्पेस से रिलेटेड जो बेसिक्स हैं वो हमारे कवर हो गए हैं। अब हमें सिर्फ फटाफट मतलब गाड़ी को रेस देना है। हमने गाड़ी का पूरा सेटलमेंट व्यवस्था कर ली एकदम, पूरा उसका जो सेटअप है उसको चेक कर लिया कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, बाद में दिक्कत तो नहीं करेगी। अब हमें सिर्फ राइड करनी है उस पर। तो नाविक जो है, नाविक के बारे में बात करें हम, तो नाविक के बारे में बेसिक्स जो है वो हमें ध्यान रखना बेटा। क्या है कि जो नाविक है वो हमारा इसरो का क्षेत्रीय सैटेलाइट है। कौन सा है? क्षेत्रीय प्रकार का उपग्रह है, और उसका नाम क्या है? नाविक। ठीक है, हाल ही में नाविक के लिए हमने एक, हम समय समय पर क्या है, देखो, नाविक जो है हमारा रीजनल नेविगेशन सिस्टम है नाविक। तो इसके लिए हमने कितने सैटेलाइट छोड़ रखे हैं? 7 सैटेलाइट छोड़ रखे हैं हमने इसके लिए। कितने छोड़ रखे हैं बेटा? 7 सैटेलाइट छोड़ रखे हैं। 7, 7 सैटेलाइट छोड़ रखे हैं नाविक के लिए। अब हम इसके लिए समय समय पर और सैटेलाइट छोड़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि कोई सैटेलाइट खराब हो जाएगा तो फिर इसमें कम्युनिकेशन में यानी नेविगेशन में दिक्कत आएगी, तो हमें नया सैटेलाइट छोड़ना पड़ेगा। तो एनवीएस करंट में ये है, करंट में क्या है, एनवीएस 01 क्या है? एनवीएस 01 नाविक के लिए हमने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, हाल ही में भेजा है मतलब उसको। ठीक है, एनवीएस 01 के बारे में हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं यहाँ पे। एनवीएस 01 के बारे में हम क्या सीख सकते हैं यहाँ पे? वो ये है कि एनवीएस 01 है उसको हमने अभी रिसेंट में छोड़ा है। तो ये जो है एनवीएस 01, ये क्या करेगा बेटा, ये जो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए आप जरा, ये L1 सिग्नल भेजेगा। L1 सिग्नल, अच्छा, ये L1 सिग्नल क्या होता है? L1 सिग्नल क्या होता है कि नेविगेशन वाली जो काम होते हैं जितने भी, मैं आपको जीपीएस के बारे में जब बताऊंगा आगे, इसके जस्ट बाद में जीपीएस के बारे में बताऊंगा, तो आपको जीपीएस में L1 बैंड ही मिलेगी। आपको जीपीएस में आपको L1 बैंड दिखेगी, उसमें लिखा हुआ होगा जीपीएस में L1 बैंड का यूज किया गया है। जीपीएस में L1 बैंड का यूज किया गया है, तो वो L1 बैंड का पर्पज क्या होता है कि जो नेविगेशन सिस्टम होता है, नेविगेशन प्रणालियां, उसके लिए L1 बैंड यूज होती है। L1 बैंड जो होती है, जो लो फ्रीक्वेंसी की होती है पहली बात तो, और ये नेविगेशन के लिए यूज होती है। तो हमें भी ये छोड़ना था, हमने अभी तक छोड़ा ही नहीं था, तो हमने एनवीएस 0 के माध्यम से L1 बैंड छोड़ा है, L1 बैंड भेजा कुल मिला के। यानी अब हम L1 बैंड वाली फ्रीक्वेंसी का यूज कर पाएंगे एनवीएस 01 के माध्यम से। बात समझ में आ रही है आपको? ये पूरी अंदर की बात है। नाविक जो है हमारा, नाविक जो है वो 7 उपग्रह हैं नाविक में। ठीक है, जिसमें से 3 उपग्रह जो है वो भूस्थितिक कक्षा में है, जबकि 4 उपग्रह जो है वो भूतुल्यकाली कक्षा में है। 4 उपग्रह भूस्थितिक और भूतुल्यकाली में, सॉरी, भूतुल्यकाली में 4 है और भूस्थितिक में 3 है। ये देखिए जरा, 4 को हमने छोड़ा है भूतुल्यकाली में और 3 को हमने छोड़ा है भूस्थितिक में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसकी जो रेंज है, जो नाभिक की रेंज है वो कितनी है? 1500 किलोमीटर की रेंज है, यानी 1500 किलोमीटर का एरिया को ये कवर करता है। नाभिक के बारे में दो चार छोटी बातें हैं, वो हम यहाँ पे कर लेंगे तो ठीक है, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। मैं नाविक के बारे में बात कर रहा हूँ। नाविक के बारे में बात करूं तो जो नाविक हैं, पहली बात,
जो नाविक हैं वो भारत का क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है, क्षेत्रीय नौवहन। हमने इसको कहाँ छोड़ रखा है? हमने जियो में छोड़ रखा है, यानी 35,786 किलोमीटर की हाइट पर छोड़ रखा है हमें हमने इसे। तीसरी बात, नाविक की रेंज अगर पूछे 1500 किलोमीटर है। चौथी बात, भूस्थितिक में हमने 3 सैटेलाइट छोड़ रखे हैं यहाँ पे, और भूतुल्यकाली में भूतुल्यकाली में हमने छोड़ रखे हैं यहाँ पे 4 सैटेलाइट। आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, भूतुल्यकाली में 4 है और भूस्थितिक में 3 सैटेलाइट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा नाविक कवर हो गया। और नाविक में हमने रिसेंट में जो एक नाविक के लिए हमने एनवीएस 01 भेजा है, एनवीएस 01 का नाम का एक सैटेलाइट हमने इस नौवन प्रणाली के लिए भेजा है। क्यों भेजा है बेटा? ये क्यों भेजा है? ताकि हमें एल वन बैंड की फ्रीक्वेंसी मिल सके। एल वन बैंड की फ्रीक्वेंसी मिलेगी हमें तो हम नौ वन कर पाएंगे और 3D लोकेशन भी देख पाएंगे, और लोगों की लोकेशन, नॉर्मल वाली लोकेशन, यानी कहाँ पे आदमी खड़ा है वो भी देख पाएंगे। तो एल वन बैंड का कमाल है। तो एल वन बैंड एनवीएस 0 के माध्यम से हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पे जरा देखिए, जो जीपीएस है, जियो ऑगमेंटेड, जो यहाँ पे बात करें, अगर जीपीएस की फुल फॉर्म तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल सिंपल बातें होती है कि जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है। अगर आपसे पूछे कोई जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस। जिस प्रकार से भारत का नाविक है, उसी तरह से जीपीएस किसका है? अमेरिका का, यूएसए का। हमारा सिर्फ लोकल लेवल का है, लोकल है हमारा, क्षेत्रीय है। जबकि जीपीएस जो है वो इंटरनेशनल है। जीपीएस उपग्रह लगभग 20,200 किलोमीटर की हाइट पर छोड़ा गया है। मैंने बताया ना, ये ध्रुवीय कक्षा में छोड़ा गया, और ध्रुवीय कक्षा की जो हाइट होती है वो 2000 से लगाकर 35,786 किलोमीटर के बीच बीच में होती है। तो ये इसकी हाइट 20,200 किलोमीटर है। मुझे जो चीज दिखानी थी यहाँ पे, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। ये यूएसए का नेविगेशन सिस्टम है। इसका नियंत्रण यूएसए की वायुसेना के पास है। ठीक है, किसके पास है? यूएसए की वायुसेना के पास है। 1995 से ये काम कर रहा है। इसमें कुल 31 उपग्रह हैं, और ये मियो में है या ध्रुवीय कक्षा में है। कहाँ पे है? ये ध्रुवीय कक्षा में है। अब हमें यहाँ पे जो सीखना था वो मैंने बताया था कि मुझे ये बताना था कि L1 बैंड, देखो L1 बैंड, ये L1 बैंड में भी लेवल है। देखो L1, L2, L3, L4, L5। तो ये बैंड अमेरिका क्यों यूज कर रहा है? अमेरिका अपने जीपीएस सिस्टम को और ज्यादा बेटर बना रहा है, बेहतर बना रहा है। तो ये L1 बैंड के माध्यम से ही बनता है। तो हमने भी अपना NVS 01 के माध्यम से L1 बैंड के लिए सैटेलाइट भेज दिया, जिसका नाम क्या, सैटेलाइट का NVS 01। और उसका पर्पज क्या होगा? L1 बैंड की फ्रीक्वेंसी देना। और L1 फ्रीक्वेंसी से हमें क्या फायदा होगा? हमें क्या मिलेगा? नेविगेशन मिलेगा, बस। अब हमारा नेक्स्ट जो टास्क है, नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा बेटा? वो क्या है? तो वो है गगन। हमारा गगन मिशन जो है, गगन मिशन, और बाद में आपको गगनयान पढ़ाऊंगा। गगनयान मिशन बेटा इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट मिशन होगा। तो वो अलग चीज है, मैं उस समय बता दूंगा। अभी से बता भी रहा हूं, पहले से आपको आगाह भी कर रहा हूं कि गगनयान मिशन अलग है और ये गगन अलग है। ठीक है, गगन क्या है? तो गगन जो है वो, गगन की फुल फॉर्म देखिए आप पहले तो। गगन की फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन सिस्टम। यानी जीपीएस को हमने इसमें ऐड भी कर रखा है। और जियो ऑगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बढ़ा देना, उसको ज्यादा स्पेसिफाई कर देना, या उसमें ज्यादा उसकी क्षमता को ज्यादा बेहतर कर देना। ठीक है, तो हमने जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन सिस्टम गगन। ठीक है, तो गगन के बारे में ये चीज पता होनी चाहिए।
करके एक सैटेलाइट हमने लॉन्च किया, गगन करके एक सैटेलाइट लॉन्च किया। इसका पर्पज क्या है और ये किसकी परियोजना है? तो ये इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी परियोजना है। भारत में क्या होता है कि बहुत सारे एयरपोर्ट है, लोकल लेवल पे भी एयरपोर्ट है। तो मौसम कभी खराब होता है तो उसके जो हमारा वायुयान है उसके लैंडिंग में और उसके टेक ऑफ में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि नेविगेशन बढ़िया नहीं है। उस नेविगेशन को हमने और बेहतर बनाया और ज्यादा क्षमता में वृद्धि की, उसी को हमने गगन नाम दिया कि हमने उसमें और सैटेलाइट छोड़ दिया एक्स्ट्रा, हमने अपने खर्चे पर। तो वो हमने इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर किया है, ताकि हमें वायुयानों के लिए बेहतर नेविगेशन मिले। तो ये जीपीएस जीपीएस जो संकेत है वायु मतलब अपने जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसके लिए जीपीएस संकेत का क्या करेगी, अपग्रेडेशन करेगी, उसको और बढ़ा देगी, ताकि मौसम खराब हो कुछ भी हो हमें प्रॉपर नेविगेशन मिलता रहेगा, ताकि हमारे लॉन्च जो वायुयान की लैंडिंग है और टेक ऑफ है वो बढ़िया हो सके। नेक्स्ट हमारे जो सामने है नेक्स्ट हमारे जो सामने है वो अब हम देखें यहाँ पे, तो अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रह। अच्छा, अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रह में हमने कुछ उपग्रह छोड़ रखे हैं, वो सिंपल सा आप याद रख लीजिएगा। अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रह में हमने मतलब उपग्रह छोड़े हैं, और उपग्रह में किस प्रकार के मतलब उसके पार्ट्स जो होते हैं, जैसे हमने चंद्रयान मिशन भेजा था पिछली बार चंद्रयान 2 में, तो हमने लैंडर और रोवर भेजा था। लैंडर विक्रम था, रोवर प्रज्ञान था, आपको शायद याद होगा। तो वो जो लैंडर क्या होता है, रोवर क्या होता है, वो इसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो अंतरिक्ष विज्ञान में बेटा, अंतरिक्ष विज्ञान के लिए हमने यहाँ पे नासा का जो मैसेंजर मिशन है, तो नासा का जो मैसेंजर मिशन है वो किसके लिए है, याद रखने के लिए मैं बताता हूँ। जो नासा का मैसेंजर मिशन है, हम याद रखते हैं इसको, अगर अगर याद करना है इसे कैसे कर सकते हैं, जरा देखिए। नासा का जो मैसेंजर मिशन है, ठीक है, ये फ्लाई बाय मिशन है। नासा का जो मिशन है मैसेंजर करके, वो बुध के लिए है। पहली बात तो ये याद रखना, बुध ग्रह के लिए नासा का मैसेंजर मिशन है। और ये एक प्रकार का फ्लाई बाय मिशन है। फ्लाई बाय मिशन का मतलब क्या होता है कि उस पिंड के पास से गुजरकर सूचना एकत्रित कर लेगा, ना तो उसका रोटेट कर रहा है, सिर्फ ये कोई पिंड है, खगोलीय पिंड है, इसका अध्ययन करना। यानी ये बुध ग्रह मान लीजिए, ये बुध ग्रह है, तो नासा का मैसेंजर मिशन यहाँ बुध ग्रह पे पास गया, सूचना लेके वापिस चला गया आगे, बस। कोई इसने चक्कर नहीं लगाया, उस कक्षा में ये नहीं गया। तो इस प्रकार का मिशन जो होता है वो फ्लाई बाय मिशन होता है। पास में आई। और हमारा जो चंद्रयान और मंगलयान मिशन है वो एक प्रकार का ऑर्बिटर मिशन है। ऑर्बिटर मिशन क्या होता है? ऑर्बिट करना, गोल गोल चक्कर लगाना। तो मंगलयान और चंद्रयान जाएंगे तो उस ग्रह या उस खगोलीय पिंड के चक्कर लगाते रहेंगे और सूचना एकत्रित करेंगे। चारों ओर चक्कर लगाते हुए सूचना एकत्रित करना, ये बोला जाता है ऑर्बिटर मिशन। तो आपको एक तो आपको अंतरिक्ष के लिए जो मिशन है कुछ इंपोर्टेंट वो भी याद हो रहे हैं, और साथ में आपको ये भी पता चल रहा है फ्लाई बाय मिशन क्या होता है, ऑर्बिटर मिशन क्या होता है। तो इसरो का चंद्रयान मंगलयान एक प्रकार का ऑर्बिटर मिशन है। नासा का जो इनसाइट मिशन है, नासा का जो इनसाइट मिशन है बेटा, वो लैंडर मिशन है। लैंडर मिशन में क्या होता है कि खगोलीय पिंड की सतह पर एक स्थान पर रहते हुए सूचना एकत्रित करना। यानी कोई चीज जो है हमने भेजी, ऑब्जेक्ट भेजा, वो वहां पे लैंड करेगा, और लैंड करके वहां स्टेबल हो जाएगा वहां पे, और फिर सूचना एकत्रित करेगा। तो नासा का जो इनसाइट मिशन है किसके लिए है? मंगल ग्रह के लिए है। नासा का इनसाइट मिशन जो है मंगल ग्रह के लिए है, और ये एक प्रकार का लैंडर मिशन है। लैंडर मिशन का मतलब होता है एक जगह खड़े रह के उस पिंड पर खड़ा हो जाएगा, वहां चला लैंडिंग कर लेगा और वहीं खड़ा खड़ा सूचना कलेक्ट करेगा। नासा का क्यूरोसिटी रोवर जो है, ये एक रोवर मिशन है। हमारा जो रोवर प्रज्ञान, और हमारा जो लैंडर था, वो लैंडर कौन सा था? लैंडर कौन सा था हमारा? विक्रम लैंडर था। थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ी सी बात करते हैं। हमने चंद्रयान 2 2019 में भेजा, उसमें सबसे प्रॉब्लम क्या आई पता है आपको? उसमें हमारा वो मिशन था वो लैंडर का था और रोवर वाला मिशन था। तो लैंडर को हमने लैंड कराना है, वहां पे लैंड कराना है ना। तो वो लैंड जो है हमारा टारगेट था कि सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब वो वहां पे जाके बड़ी के नहीं, वहां जाके वो गिरे नहीं,
आराम से नीचे मतलब बैठे, लेकिन वो फेल हो गया, तो वो सॉफ्ट लैंडिंग रह गई। तो चंद्रयान 3 में जो मिशन है वो एक्चुअल में है यही है कि सॉफ्ट लैंडिंग, वो हमारा काम रह गया था, वो हम अब पूरा करेंगे। ठीक है, तो हमें लैंडर भेजना है वापिस। अब जो रोवर मिशन होता है वो क्या करता है, वो उस खगोलीय पिंड पर उतरेगा और उसके खगोलीय पिंड के चक्कर भी लगाएगा वहां पे। ठीक है, तो एक पहियों वाली गाड़ी होती है कुल मिला के। इस प्रकार का मिशन जो होता है वो क्यूरियोसिटी रोवर करके है मंगल के लिए। नासा का क्यूरियोसिटी रोवर मंगल पर घूम रहा है वहां पे, उस उस खगोलीय पिंड के ऊपर। तो सतह पर गति करते हुए सूचना एकत्रित करता है। इस प्रकार से आपको पता चल गया कि फ्लाई बाई क्या होता है, ऑर्बिटर क्या होता है, लैंडर क्या होता है, और रोवर क्या होता है। ठीक है। अब हमारा टारगेट है, वो है अंतरिक्ष विज्ञान में भारत के जो प्रमुख मिशन है, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत के जो प्रमुख मिशन है, और जो मतलब ऐसे मिशन है जिनको हम याद रखेंगे हमेशा के लिए, उनको पढ़ना ही है, वो किसी न किसी एग्जाम में आपको दिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज वाली जो क्लास है वो पसंद आई होगी, लेक्चर पसंद आया होगा। मैं चाह रहा हूँ कि इस लेक्चर को थोड़ा लंबा नहीं करूँ, ज्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर। इसके बाद की जो दिशा है, हम जो लेंगे दिशा, क्योंकि बेटा 30 स्लाइड हुई है अभी कंप्लीट, 33 स्लाइड हुई हैं, और इस स्लाइड टोटल मिला के 60 स्लाइड है। तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, इसके लिए एक लेक्चर और बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पेस के लिए हम अलग से एक प्लेलिस्ट बना देंगे और उसमें स्पेस का डाल देंगे दोनों लेक्चर, जो पीटी बूस्टर की फॉर्म में आपको एनर्जी देगा, मोटिवेशन देगा, एग्जाम में कॉन्फिडेंस देगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आज की जो क्लास है वो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। आशा करता हूँ आप इस चैनल को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको। ठीक है, तब तक के लिए टिल देन, बाय बाय।